नमस्कार दोस्तों, डीडीएस एजुकेशनल ग्रुप में आप लोग का स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार आज आप लोग को जीके जीएस कंपटीशन के इस बैच में जीके जीएस में हम लोग आज हिस्ट्री को देखेंगे। तो चलिए, आज पहला क्लास है इसलिए आप लोग को थोड़ा लेट हो गया आने में हमको। चलिए कोई बात नहीं, अगले दिन से जो है हम अपने टाइम से रहेंगे। तो चलिए अभी हम लोग हिस्ट्री में उस टॉपिक को भी हम लोग समझ लेते हैं। चलिए देखिएगा, सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट करेंगे इतिहास। पहले हम लोग थोड़ा हिस्ट्री को समझ लेंगे, तब जो है आगे इसमें हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना है उसको हम लोग देखेंगे। चलिए तो अभी हम लोग हिस्ट्री में आपको पहले बता दें कि हिस्ट्री हम लोग को कंपटीशन के एग्जाम में दो तरीके के पढ़ना है। पहला जो आपका हिस्ट्री है, इसमें आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है, यानी इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री को, यानी इसमें आपका हो गया भारतीय इतिहास। और एक हम लोग को पढ़ना है वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी इसमें आपको पढ़ना है विश्व इतिहास। तो सबसे पहले हम लोग इंडियन हिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो इंडियन हिस्ट्री में अभी ध्यान दीजिएगा, इंडियन हिस्ट्री कहने का मतलब भारतीय इतिहास। तो भारत के हम लोग इतिहास के बारे में पूरा इसमें इंडियन हिस्ट्री में चर्चा करेंगे। और एक आपका है वर्ल्ड हिस्ट्री, जिसमें हम लोग पूरे विश्व के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमको समझना है कि हिस्ट्री होता क्या है। तो चलिए, हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले जितने भी आप लोग स्टूडेंट जुड़े हुए हैं या अभी तक जो नहीं जुड़े हैं, लिंक को अपने दोस्तों तक जो है तेजी से शेयर कर दीजिए। और जो है आप लोग इसको चैनल जो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, बाकी लोग जो है वो सब सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो है आप तक नोटिफिकेशन क्लास का पहुंच सके। तो चलिए अभी जो है आप लोग तेजी से इस लिंक को पूरे एकदम फैला दीजिए और हिस्ट्री को पूरे एकदम जो है बढ़िया से एकदम समझते हुए हम लोग आगे चलेंगे और हिस्ट्री को एकदम रोचक बनाएंगे। और जो है आप लोग को अभी तक हिस्ट्री से डर लगता था, और एक क्लास के बाद आज से के बाद आपका जो है हिस्ट्री से एकदम डर खत्म हो जाएगा। यानी हिस्ट्री ऐसा रोचक विषय है जिसमें आपको एक बार इंटरेस्ट जग गया तो पूरे आप इसको जो है आगे इंटरेस्ट से पढ़िएगा। तो चलिए आप लोग जो है इसको शेयर कर दीजिए। अभी हम लोग देखते हैं इंडियन हिस्ट्री में। इंडियन हिस्ट्री में आपका कई पार्ट पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि इतिहास कहते किसको हैं, हिस्ट्री कहते किसको हैं, इतिहास का मतलब क्या होता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। बचपन से आप लोग इसमें एक डिफिनेशन पढ़ते आए होंगे कि इति जोर बीती, यानी इति जोर हास बराबर इतिहास। तो आज कंपटीशन के इस दौर में इस परिभाषा जो है इति जोर बीती वाला परिभाषा अब नहीं चलेगा। यानी इतिहास का मेन मतलब क्या होता है, इतिहास यानी हिस्ट्री कहते हैं, कहता है चेंजिंग एंड कंटिन्यूटी इज कॉल्ड हिस्ट्री। यानी जो निरंतर पहले से कुछ चीज आ रहा है और कुछ इसमें जो परिवर्तन हो रहा है, इस चीज को जब हम अध्ययन करते हैं तो इसी को हम लोग हिस्ट्री कहते हैं, इतिहास कहते हैं। तो चलिए हिस्ट्री में हम लोग अब जानेंगे कि क्या क्या इसमें हमको पढ़ना है। तो उससे पहले हिस्ट्री में जो है मेन हम लोग कुछ पॉइंट पर चर्चा कर लेंगे। तो आइए देखिएगा, सबसे पहले आपको इसमें चर्चा करना है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि हिस्ट्री में पहले कुछ हम लोग डेट को चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका दो प्रकार के हिस्ट्री में आपको मिलेगा। पहला चीज है जिसको कहते हैं हम लोग ईसवी, और दूसरा है आपका ईसा पूर्व। दूसरा इसमें आपका है ईसा पूर्व। ध्यान दीजिएगा, ईसवी और ईसा पूर्व, यहाँ दो प्रकार की बात है। इसमें ध्यान दीजिएगा, ईसवी किसको कहते हैं और ईसा पूर्व किसको कहते हैं। तो इसको अभी हम लोग समझते हैं। मान लीजिए यह आपका पूरे हम एक लाइन बनाए। इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग जीरो माने, यहाँ पर हम लोग शून्य को रखे हैं। अब ध्यान दीजिए, ईसा मसीह के जन्म को हम लोग जीरो ईस्वी कहते हैं। यानी ईसाई धर्म का मानना है कि ईसा मसीह जो अभी तक हैं वह जीवित हैं, वो मरे नहीं हैं, इसलिए जीरो के बाद हम लोग इधर ईस्वी कहते हैं और जीरो से पहले के समय को हम लोग ईसा पूर्व कहते हैं। यानी कहने का मतलब, अगर यहाँ ईस्वी जीरो से शुरू होता है तो इसके बाद हम लोग को ईस्वी बाद कहते, लेकिन ऐसा नहीं कहा जाता है, क्योंकि आपका जो ईसा मसीह जो है, ईसाई लोग का मानना है कि ईसा मसीह अभी मरे नहीं है, उन्हीं के शताब्दी में हम लोग जी रहे हैं। इधर जीरो के जो बाद का फेज है, इसी को हम लोग ईस्वी कहेंगे, और इसके पहले के घटना को ईस्वी पूर्व हम लोग कहते हैं या ईसा पूर्व कहते हैं। तो दो तरह के यहाँ बात चलेगा। अगर ईस्वी कहेगा तो हम लोग समझना है कि जीरो के बाद का घटना आपका चल रहा है, या ईसा पूर्व कहेगा तो जीरो यानी ईसा मसीह के जिस दिन जन्म हुआ उसके पहले का जो है आपका घटना चल रहा है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, आपका ईस्वी और ईसा पूर्व हो गया, दो तरह की यहाँ बात हो गया। अब यहाँ से हम लोग ध्यान देते हैं कि अब ईस्वी और ईसा पूर्व में अंतर क्या है।
तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ईस्वी का मतलब, यहां मान लीजिए हम लोग ध्यान देंगे, यहां पर जो है, इसमें ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो आपका है, यहां हम लोग जीरो मान लिए, जीरो के बाद इधर से हम लोग 1 2 3 4 ऐसे करते करते आज हम लोग पहुंच गए कहां तक, 2021 तक। अब इसमें ध्यान दीजिए, आज हम लोग पहुंच गए 2021 तक। इसके पहले हम लोग चलेंगे 1 2 3, ये सब हम लोग चलेंगे इधर ईसा पूर्व में। तो अब इसमें ध्यान देना है कि ईस्वी जो होता है, यानी अगर ध्यान दीजिए, एक बच्चा का जन्म जो है, मान लीजिए किसी किन्हीं का जन्म जो है, एक बच्चा जो है उसका जन्म है, वो आपका हुआ है यहां पर मान लीजिए 2000 ईस्वी में। तो किसी अगर बच्चा का जन्म अगर 2000 ईस्वी में हुआ है, अगर आज उसका हम लोग डेट ऑफ बर्थ निकाले, तो वह बच्चा अभी जो है 2021 चल रहा है। तो 2021 में से हम लोग 2000 को पहले माइनस कर लेंगे, तो आपका यहां हो जाएगा 200, यानी यह बच्चा का हम लोग उम्र अभी बता सकते हैं कि 21 वर्ष का है। लेकिन बताइए, एक बच्चा का जन्म 2000 में हुआ और एक बच्चा का जो जन्म हुआ है यह आपका मान लीजिए इधर 2000 में हुआ, और एक बच्चा का हम लोग ईसा पूर्व में मान लेते हैं, इधर हम लोग यहाँ पर आगे मान लेते हैं 500 ईसा पूर्व में हुआ। किनका जन्म जो है 500 ईस्वी पूर्व यानी ईसा पूर्व में हुआ। तो बताइए दोनों में बड़ा कौन होंगे? तो ईसा पूर्व का मतलब है ईस्वी से भी पहले का घटना, यानी जब ईस्वी आया उससे पहले का जो इवेंट है उसको हम लोग ईस्वी पूर्व यानी ईसा पूर्व कहते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, जब यहां से हम लोग चलना शुरू करेंगे तो चलते चलते सबसे पहले जीरो पर आएंगे, जीरो के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसके बाद 1 2 3 4 करते करते हम लोग 2000 ईस्वी में आएंगे। तो बताइए कि यहां से जब हम यहां तक चले तो ज्यादा दूरी हमको तय करना पड़ा कि कम दूरी तय करना पड़ा? तो हम लोग देख रहे हैं कि यहां से चलते चलते हम लोग पहले जीरो पर गए, फिर जीरो से चलते चलते 2000 पे गए, यानी इसमें लंबा दूरी तय करना पड़ा। यानी यह जो इनका जो जन्म हुआ है इनसे पहले हुआ है, इसलिए अब क्या होगा, बड़ा होगा। तो हम समझते हैं आप लोग जो है ईस्वी और ईसा पूर्व में अंतर अब समझ चुके होंगे। आगे हम लोग ध्यान देते हैं इसमें, अब हम लोग इतिहास की ओर चलते हैं। अब इसमें आपको ध्यान देना है, हिस्ट्री में सबसे पहले आपको जो है इसका सिलेबस को पहले समझा देते हैं। सबसे पहले आपको सिलेबस समझना पड़ेगा। तो सिलेबस में आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपका इतिहास में आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपका इसमें जो सिलेबस है, सिलेबस को ध्यान दीजिए। इतिहास को हम लोग, भारत के जो इतिहास है इसको 3 प्रकार से बांटते हैं। पहला जो आपका इतिहास है इसको हम लोग प्राचीन भारत कहते हैं। पहला को एंशिएंट हिस्ट्री यानी इसको हम लोग प्राचीन भारत कहते हैं। पहला आपका हो गया प्राचीन भारत। दूसरा जो आपका है इसको कहते हैं मेडिवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत, इसको कहते हैं मध्यकालीन भारत, इसको हम लोग कहते हैं मध्यकालीन भारत। अगला जो आपका है इधर जिसको कहते हैं मॉडर्न इंडिया यानी इसको कहते हैं आधुनिक भारत। तो यह आपका इधर का जो फेज है इसको हम लोग कहते हैं आधुनिक भारत, इसको हम लोग कहते हैं आधुनिक भारत। तो हिस्ट्री यहाँ आपका 3 प्रकार के पढ़ना है, एक आपका जो है प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, तीसरा आपका आधुनिक भारत। अब इस पूरे हिस्ट्री को आपको एक एक चैप्टर बाय चैप्टर टॉपिक कर करके आपको पूरे इतिहास को समझना पड़ेगा। और इसमें हम लोग अभी जो है आपका, हम यहाँ से प्राचीन भारत से आज का क्लास हम लोग शुरू करेंगे, जिसमें हम आपका, जैसा कि इसमें ध्यान दीजिएगा, प्राचीन भारत में भी आपका कई चैप्टर इसमें पढ़ना है। तो इसमें पहले हम लोग सिलेबस को डिस्कस कर लें। तो आप ध्यान दीजिए इसमें, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें सिलेबस के बारे में अगर हम लोग देखें तो प्राचीन भारत का सिलेबस जो आपका है, ध्यान दीजिएगा, प्राचीन भारत इसका सिलेबस अगर हम देखें तो कहता है कि हिस्ट्री में जो है आपका, जिस काल से जब हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री में, वह आपका हिस्टोरिक फेज है। तो हिस्ट्री में भी आपका कई प्रकार के फेज है। एक आपका है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक का मतलब होता है इतिहास के पहले का समय, पहले के घटना को हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे। तो अब इसमें ध्यान दीजिएगा, जिसको कहते हैं प्री हिस्टोरिक फेज, फिर आपका प्रोटो हिस्टोरिक फेज, उसके बाद आपका आता है हिस्टोरिक फेज। तो प्री का मतलब होता है पहले, प्री का मतलब आप लोग जानते होंगे पहले, हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक फेज। प्री हिस्टोरिक मतलब इसको कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, इसको हम लोग कहेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, यानी इतिहास के जो पहले के घटना है उसको हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल में देखते हैं। तो अब इसमें ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अब इसमें कुछ हम लोग पहले चैप्टर को डिस्कस कर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे पहले आपको जो पढ़ना है, अगर हम प्राग ऐतिहासिक काल को छोड़ दें तो आपका इसमें मेन जो क्लास स्टार्ट होता है
वह पहला चैप्टर आपका जो होता है हड़प्पा से स्टार्ट होता है, हड़प्पा सभ्यता से। और सेकंड जो आपका है इसमें हम लोग इसको देखेंगे ऋग वैदिक काल, जिसको वैदिक पूरे मिला करके हम लोग कहते हैं। तो इसमें आपका है दूसरा ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक सभ्यता या ऋग वैदिक काल एक ही बात है। और तीसरा आपका है उत्तर वैदिक काल, तीसरा हम लोग इसमें ध्यान देंगे उत्तर वैदिक काल। और इसके बाद आपका है उत्तर वैदिक के बाद हम लोग देखेंगे महाजनपद, यहीं पर आपका जो है गौतम बुद्ध महावीर सब आना शुरू हो जाएंगे। और इसके बाद हम लोग का है पांचवा जो है इसमें चलेंगे महाजनपद के बाद मौर्य काल, इसमें हम लोग ध्यान देंगे मौर्य काल। और मौर्य के बाद हम लोग छठा जो देखेंगे इसमें हम लोग देखेंगे मौर्योत्तर काल, छठा आपका है मौर्योत्तर काल। और इसके बाद आपका जो है सातवां इसमें ध्यान देंगे, सातवां जो आपका है मौर्योत्तर के बाद आपका हो जाएगा गुप्त काल, इसमें आपका है गुप्त काल। और इसके बाद आपका लास्ट जो है मौर्य मौर्योत्तर हो गया, इसके बाद गुप्त और गुप्तोत्तर काल है, गुप्तोत्तर काल। तो इतने चैप्टर आपका जो है एंशिएंट हिस्ट्री में यानी प्राचीन भारत में आप लोग को पढ़ना है। और इस एक एक चैप्टर को जो है हम लोग एक एक चैप्टर को आगे लिंक कर करके एकदम बढ़िया से पूरे हिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो अभी तक जो विद्यार्थी या जो अभी तक जो है लिंक को शेयर नहीं किए हैं, पूरे अपने दोस्तों में इस लिंक को फैला दीजिए। और आपका जो है इस चैनल पर अब जो है कंपटीशन का आपका रेगुलर क्लास चलेगा, और इसमें हम लोग हिस्ट्री को एकदम पूरे मजेदार ढंग से इसको समझेंगे और जो है पूरे हिस्ट्री को हम लोग बढ़िया से समझेंगे। तो चलिए अभी ध्यान दीजिए, और जो भी अभी लाइक नहीं किए हैं आप लोग लाइक कर दीजिए, और चैनल को एकदम सब्सक्राइब रखेंगे ताकि जो है आपका इसमें क्लास जब स्टार्ट हो तो आप तक जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए अभी हम लोग इसमें आज के क्लास में हड़प्पा को हम लोग जो है इसमें पहले शुरू होता है, लेकिन आज के क्लास में बाबू हम लोग ऋग वैदिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हड़प्पा जो आपका है यह हड़प्पा जो सभ्यता है इसका यह एक नगरीय सभ्यता है, और इसका हड़प्पा से ऋग वैदिक का कोई भी कनेक्शन नहीं है। यानी बिल्कुल ऋग वैदिक और हड़प्पा एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो हड़प्पा को हम लोग इसको बाद में देख लेंगे, इससे पहले कि यहाँ से पूरे चैप्टर एक दूसरे से लिंक है। तो सबसे पहले पूरे लिंक को हम लोग इतिहास में बनाएंगे, और किसी भी विषय में आपका लिंक बनना जरूरी है। अगर आपका लिंक नहीं बनता है तो उस विषय को पढ़ने में फिर मन नहीं लगेगा। तो चलिए सबसे पहले हड़प्पा को किसी दिन हम लोग इसको खत्म कर लेंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपका उतना पूछता नहीं है, इससे क्वेश्चन आपका आएगा तो इसको हम लोग जो है एक क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे आपका सेकेंड चैप्टर ऋग वैदिक काल। तो ध्यान दीजिएगा अभी हम लोग जो है, और इसमें आप लोग पूरे जो है क्लास को एकदम ध्यान दीजिए, बढ़िया से समझते हुए चलेंगे एकदम जो है क्लास बढ़िया से। तो अब इसमें जो आपको पढ़ना है आपका यह चैप्टर जो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसका नाम है ऋग वैदिक काल। ध्यान दीजिएगा इसमें आपका है ऋग वैदिक काल। चलिए ऋग वैदिक काल कहता है कि आपका इतिहास जो लिखा जाता है, अगर इतिहास के स्रोत की हम बात करें, यानी हिस्ट्री को लिखने के लिए दो प्रकार की स्रोत का जरूरत होता है। पहला स्रोत आपका जो होता है जिसको कहते हैं पुरातात्विक स्रोत, पहला को कहते हैं पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा को हम लोग कहते हैं साहित्यिक स्रोत। दूसरा स्रोत का नाम है आपका साहित्यिक स्रोत, दूसरा का नाम है साहित्यिक स्रोत। चलिए इसमें आप ध्यान दीजिएगा पुरातत्व का मतलब क्या होता है और साहित्य का मतलब क्या होता है। पुरातात्विक स्रोत का मतलब होता है कि जो आपका साक्ष्य जो प्राप्त होता है, यानी जमीन को खुदाई करने से जो आपका वहां से कुछ मिलता है, कुछ साक्ष्य प्राप्त होता है, अगर उसके आधार पर अगर इतिहास लिखेंगे तो उसको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। तो इतिहास दो ही प्रकार से लिखा जाता है, दो ही उसका स्रोत होता है, एक पुरातात्विक और दूसरा साहित्यिक। साहित्यिक का मतलब होता है जो ग्रंथ यानी धर्म ग्रंथ के आधार पर, जो वेद पुराण के आधार पर जो हम लोग लिखते हैं उसको कहते हैं साहित्यिक स्रोत। तो इसमें ध्यान दीजिएगा आपका हड़प्पा जो है, हड़प्पा और वैदिक काल में बहुत जो है डिफरेंस है। हड़प्पा को हम लोग अभी अगर देखें तो ध्यान दीजिएगा इसमें जो आपका हड़प्पा है, हड़प्पा में ध्यान दीजिएगा हड़प्पा और एक है आपका ऋग वैदिक। ऐसे आपका ये वैदिक काल है, लेकिन हम लोग इसको सुविधा के लिए इसको दो भाग में बांट दिए हैं, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। दो चैप्टर में इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे पूरे वैदिक काल को, और यह आपका करीब 3-4 लेक्चर में कंप्लीट होगा। तो यह आज आपका पहला क्लास है हिस्ट्री का। इसमें ध्यान दीजिएगा तो हड़प्पा और ऋग वैदिक में अंतर क्या है। तो हम लोग हिस्ट्री में देखते हैं कि हड़प्पा का पतन 1750 ईस्वी में होता है, और 1750 ईस्वी में आपका है हड़प्पा का यहाँ जो है ईसापुर में पतन आपका हो जाता है। और 1750 ईसापुर में हड़प्पा का जब पतन होता है
तो यहाँ पर आप देखिएगा ऋग वैदिक काल का शुरुआत जो है यह आपका 1500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के यह आपका 1000 ईस्वी पूर्व तक है। यह हम लोग ऋग वैदिक काल जब चलेंगे तो यह हम लोग को ध्यान देना है, वैदिक काल में 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक के घटना को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अब हड़प्पा जो है आप लोग को लग रहा होगा कि 1750 में यह क्या हो गया, हड़प्पा का ईस्वी पूर्व में पतन हो गया। जब 1750 ईस्वी पूर्व में हड़प्पा का पतन हुआ तो यहाँ पर जो आपका 250 साल का जो गैप है, 250 वर्ष का जो गैप है, यह गैप क्यों हुआ? कई लोग को लग रहा होगा कि हड़प्पा का जस्ट पतन हुआ उसके बाद से ऋग वैदिक काल का शुरुआत है, तो ऐसा नहीं है। हड़प्पा का पतन के बाद आपका ऋग वैदिक काल 250 साल के बाद का काल को ऋग वैदिक काल कहते हैं। और ऐसा इसलिए हुआ कि ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हड़प्पा जो सभ्यता आपका है, यह जो इतिहास हड़प्पा सभ्यता का जो इतिहास लिखा गया है यह पूरा तत्व के आधार पर लिखा गया है। यानी जो खनन के द्वारा जो सामग्री मिला है उसके जो है पूरा तत्व के आधार पर लिखा गया है। लेकिन जो यह ऋग वैदिक काल जो है यह आपका साहित्य के स्रोत के आधार पर लिखा गया है, यानी यह आपका वेद के अनुसार लिखा गया है, इसलिए इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता में लोगों का जो रहन सहन है, यह सभ्यता को कहते हैं हम लोग नगरीय सभ्यता। यानी यह सभ्यता पूरे जो है व्यवस्थित ढंग से नगरीय सभ्यता है। यहाँ पर जो मकान बने हुए हैं वह पक्के ईंट के हैं, यहाँ पर जो सड़क है वो पूरे ढंग का है, यहाँ पर व्यापार भी लोग करते हैं। तो इस प्रकार से, लेकिन हम लोग ऋग वैदिक में देखेंगे कि इस सभ्यता में जो लोग हैं वह ग्रामीण सभ्यता के हैं, और यह जो है पूरे ग्रामीण बेस्ड सभ्यता है। और यहाँ पर जो है मकान भी है तो सब झुग्गी झोपड़ी है, कच्चा है। तो अब हम लोग अंतर जो इसमें समझ चुके हैं कि आपका हड़प्पा सभ्यता और ऋग वैदिक में क्या अंतर है। और यह जो गैप आपका 250 साल का है, यह गैप आपका इसलिए हुआ ताकि जो हमारा कार्बन 14 पद्धति से जब इसको सामग्री को सामान को चेक किया गया तो यह पाया गया कि इसका 1750 ईस्वी पूर्व तक का ही इसका सामान मिला है, इसके बाद का कोई सामान प्राप्त नहीं हुआ है। तो चलिए अब इसके बाद ऋग वैदिक में जो है यह आपका वेद के आधार पर इसको लिखा गया है। तो अब हम लोग जो है ऋग वैदिक को पूरे एकदम बढ़िया से इसको समझेंगे। तो चलिए इसमें ध्यान दीजिए, ऋग वैदिक काल को अभी हम लोग पूरे इसको समझते हुए चलेंगे। तो चलिए अभी ध्यान दीजिएगा, ऋग वैदिक में सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ऋग वैदिक में हमको समझना है कि एक आपका इसमें आ रहा है वेद। ऋग वैदिक में क्या आया? वेद। यानी वेद के आधार पर पूरे ऋग वैदिक काल को इतिहास को लिखा गया है। यानी पहले हम लोग ऋग वेद समझने से पहले हम लोग वेद को समझते हैं। वेद का मतलब होता है आपका, इसमें ध्यान दीजिएगा, वेद जो शब्द है यह विद धातु से बना है, और यह विद धातु से बना है। और विद का अर्थ जो होता है यह आपका ज्ञान होता है, नॉलेज होता है। तो ध्यान दीजिएगा, वेद का किससे बना है? विद धातु से। और विद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। यानी वेद का हम लोग अगर अर्थ की बात करें तो वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। तो अब हम लोग समझते हैं। अब इसमें ध्यान देना है कि कई लोग जो है वेद के बारे में नहीं समझ पाते हैं कि आखिर में जो है वेद है क्या। तो अब समझना है, वेद जो है यह मंत्र का ही एक संग्रह को वेद कहा जाता है। पूरे मंत्र का एक जगह पर संग्रह किया गया है, इसको इकट्ठा किया गया है, इसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं? वेद कहते हैं। तो चलिए अब इसमें हमको ध्यान देना है, वेद का मतलब, अब वेद कितने प्रकार का है? तो ध्यान देना है 4 प्रकार का है। वेद जो आपका है यह 4 प्रकार का है। अब इसमें हम लोग ध्यान देंगे, पहला को हम लोग कहते हैं ऋग वेद। पहला को हम लोग क्या कहेंगे? ऋग वेद। और दूसरा को हम लोग कहते हैं यजुर्वेद, दूसरा को कहते हैं यजुर्वेद। और तीसरा को हम लोग कहते हैं सामवेद। और अगला जो चौथा आपका है इसको कहते हैं अथर्ववेद। चलिए अब जो है वेद कितने प्रकार का हो गया? तो 4 प्रकार के। ध्यान दीजिएगा, पहला का आपका नाम है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। अब समझना है, ऋग्वेद जो है यह सबसे प्राचीनतम वेद है। यानी सबसे पहले आपका जो वेद बना, यह जो लिखा गया इसी का नाम है ऋग्वेद। अब समझना है कि ऋग्वेद में क्या है। तो ऋग्वेद को अभी हम लोग थोड़ा सा डिटेल समझाएंगे, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा अभी इसको समझ लेते हैं। चलिए अभी ऋग वैदिक काल को थोड़ा सा हम लोग इसको विस्तार में समझ लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसमें ऋग वैदिक जो काल है इसको समझिएगा। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा जो है इसमें मैप को भी बना लेते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, यह आपका जो है यह हम बना लिए अभी इंडिया, यहां से आपको समझना है। और इसमें ध्यान देना है कि इधर का जो क्षेत्र है यह आपका
पूरे पाकिस्तान अफगानिस्तान का बेल्ट है, और इधर पूरे पाकिस्तान अफगानिस्तान का क्षेत्र है, और यहाँ पर आपका ध्यान देना है यही आपका भारत है। तो ध्यान देना है इसमें जो हड़प्पा सभ्यता आपका जो है और ऋग वैदिक है एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। यानी हड़प्पा सभ्यता जो आपका है और ऋग वैदिक का एक दूसरे से कोई कहीं दूर दूर तक इसका कोई नाता नहीं है। और कहने का मतलब है यहाँ पर एक आपका शब्द आएगा इसमें आर्य, एक शब्द आपको आएगा आर्य। यानी आर्य का मतलब क्या होता है पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो कहता है आर्य का मतलब जो होता है, ध्यान दीजिए, आर्य, आर्य का जो अर्थ होता है इसमें समझिएगा, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। इसी को क्या कहते हैं? श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य का जो अर्थ है वह होता है श्रेष्ठ या कुलीन। अब समझना है कि आर्य जो है यह सबसे पहले आर्य जो है मूल निवासी कहाँ के थे। तो कई जो है इतिहासकार मानते हैं कि आर्य जो थे, जैसे हमारे जो भारत के जो है बाल गंगाधर तिलक, उनका मानना है, कई लोग कहते हैं कि आर्य जो थे यह आपका आर्य जो आए थे यह ऊपर से, यानी आपका कहाँ के थे, तो यह आपका आर्य ध्रुव से आए थे, उत्तरी ध्रुव से आर्य आए थे। यानी कई लोगों का मानना है कि आर्य जो थे उत्तरी ध्रुव से भारत में प्रवेश किए आए थे, और कई लोगों को मानना है कि इतना दूर नहीं, आर्य यही तिब्बत क्षेत्र से जो है भारत में आए थे। और कुछ जो इतिहासकार हमको है मानते हैं इसमें, हम लोग इधर ध्यान दीजिएगा, आर्य जो थे यही आपका जो क्षेत्र है यही है मध्य एशिया का क्षेत्र। इसको हम लोग कहते हैं मध्य एशिया या मध्य एशिया, इसी को हम लोग कहते हैं ईरान। यहीं पर आपका देश कौन है? ईरान। तो यहाँ पर ज्यादा इतिहासकार का मानना है कि जो आर्य आपका थे इनका मूल निवासी कहाँ है? मध्य एशिया यानी कि ईरान है। यानी आर्य का अगर कहेगा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछता है कि आर्य जो थे, आर्य कहाँ का निवासी थे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य एशिया, ईरान का निवासी थे। अब इसमें समझना है, यह जो इतिहासकार हैं जिन्होंने कहा आर्य का निवास स्थान मध्य एशिया, उनका नाम आपका है मैक्स मुलर। इनका नाम आपका है मैक्स मुलर। इसमें ध्यान दीजिएगा, आपका इतिहासकार का भी नाम पूछेगा तो ध्यान दीजिएगा, मैक्स मुलर जो बोले थे कि आर्य कहाँ का निवासी है, तो आर्य मध्य एशिया का निवासी है। अब बताइए, मैक्स मुलर बता दिए कि आर्य कहाँ का है? मध्य एशिया का है। तो इनसे जो है लोग क्वेश्चन किए, प्रश्न किए कि अच्छा ये बताइए, आप बोले कि आर्य जो है मध्य एशिया का है, तो आप इसको सिद्ध कीजिए कि कैसे जो है मध्य एशिया का है। तो देखिए, यहाँ पर किसी भी इतिहास को लिखने के लिए या उसको बतलाने के लिए दो चीज चाहिए। हम लोग पहले बताएं, एक आपका पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत। तो इसमें ध्यान दीजिए, पुरातात्विक का मतलब ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो आपका है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर एक पर्वत है जिसका नाम है आपका, यहीं पर एक पर्वत है, और इसी पर्वत श्रेणी को पार कर करके आए आर्य जो है यह भारत में आए हैं। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, यह जो आपका पर्वत है इसको पार करके आर्य कहाँ आए? भारत में प्रवेश किए। तो अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि उस समय पर्वत को कैसे पार किए। तो यहाँ पर एक पर्वत में दर्रा है, इस दर्रा का नाम है खैबर दर्रा। इस दर्रा का आपका नाम है खैबर दर्रा। तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि आर्य भारत किस दर्रा से आए, तो आपका खैबर दर्रा से। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा खैबर दर्रा से। तो आपका यहाँ से दो क्वेश्चन ध्यान दीजिए। सबसे पहले, आर्य कहाँ का मूल निवासी है, तो आपको आंसर याद रखना है कहाँ का है, तो मध्य एशिया का या ईरान का। दूसरा चीज आपको ध्यान देना है कि आर्य जो थे इसमें किनके अनुसार आर्य का निवास स्थान जो है मध्य एशिया बताया गया, तो मैक्स मुलर के अनुसार। आर्य किस दर्रा से भारत आए, तो खैबर दर्रा से। दूसरा चीज है, आर्यों का जो था यह ईरान का एक ग्रंथ है जिसका नाम है अवेस्ता। ईरान का एक जो है ग्रंथ है जिसका नाम है अवेस्ता, और यह जो आर्य भारत में आए, यह पंजाब के क्षेत्रों में इधर तक जो है पूरे इधर तक आर्य इधर फैले हुए थे। और इन आर्य का एक ग्रंथ है जिसका नाम आपका है, इसमें ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद। यही हम लोग अभी देख रहे हैं, इसका ग्रंथ का नाम क्या है? ऋग्वेद। अब बताइए कि दोनों में समानता कैसे है। तो देखा गया कि अवेस्ता जो एक ईरानी ग्रंथ है और ऋग्वेद जो आर्य का ग्रंथ है, दोनों में काफी समानता देखा गया। दोनों में काफी जो है मंत्र मिलते जुलते हैं, दोनों में गहरा समानता देखा गया। और इसलिए ताकि इसमें देखा गया कि अवेस्ता में भी इन आर्य का जो था आपका, इनका मूल जो देवता है, इसमें ध्यान दीजिएगा कि अगर जो इंसान कितना भी बदल जाए, उनका जीवन रहन सहन बदल जाए, लेकिन उनके जो देवता होते हैं, कुल जो होते हैं, वो नहीं बदलते हैं। यानी यहाँ पर देखा गया कि आर्य का जो मेन देवता है जिनका नाम है अग्नि, इनका जो मेन देवता है जिनका नाम है अग्नि और इंद्र। इसमें ध्यान दीजिएगा, अग्नि और कौन है? इंद्र और वरुण है। तो ऐसे मेन इनका देखिएगा अग्नि है। तो अब इसमें ध्यान दीजिएगा,
अब देखा गया कि इसमें अवेस्ता में भी अग्नि का कई बार चर्चा मिला और ऋग्वेद में भी अग्नि का कई बार चर्चा किया गया है। तो अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि अग्नि मतलब आग होता है, यानी आग को वही लोग देवता मान सकते हैं या पूजा कर सकते हैं जो ठंडे क्षेत्र का लोग हो गए। अब बताइए कि जो गर्म क्षेत्र के हैं, अगर उनको आग जला करके बैठा दिया जाए तो बताइए आग को देवता मानेंगे कि वहां से भागेंगे? तो वही चीज है, इसी से पता चला साहित्य स्रोत के आधार पर कि आर्य कहाँ का निवासी थे, तो मध्य एशिया का आपका इधर का निवासी थे। और ज्यादा इतिहासकार जो मानते हैं कि आर्य कहाँ के थे, तो मध्य एशिया के थे। तो चलिए एक स्टेप हम लोग समझ लिए। अब हम लोग इसमें जो है मेन आर्य के जो है अभी क्षेत्र के बारे में समझते हैं कि आर्य भारत में आए तो किस क्षेत्र में सबसे पहले निवास किए। तो अभी हम लोग इसमें देखेंगे कि आर्य का जो मेन निवास स्थान है, अगर हम क्षेत्र की बात करें तो इसमें ध्यान दीजिएगा, आर्य का जो मेन आपका क्षेत्र है इसमें देखिएगा, तो यही आपका भारत हो गया, यही आपका इंडिया हो गया, और इधर आपका यही पाकिस्तान अफगानिस्तान का बेल्ट है। तो आर्य का जो मेन आपका क्षेत्र निवास का जो क्षेत्र था, यही आपका पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, और इधर पंजाब के क्षेत्र था। तो इनका मेन जो निवास क्षेत्र है वह आपका पाकिस्तान, ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान है, और एक आपका हो गया अफगानिस्तान, पाकिस्तान के बाद आपका हो गया अफगानिस्तान, और इसके बाद आपका इधर हो गया पंजाब। और आपका जब भारत और यहाँ जो है पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, इसके बाद पंजाब का कुछ हिस्सा कहाँ चला गया, आपका पाकिस्तान में चला गया। तो अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इसी को मिलाकर के इस पूरे क्षेत्र को हम लोग कहते हैं सप्त सैंधव प्रदेश। इस पूरे क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, सप्त सैंधव प्रदेश। तो आर्य का जब पूछेगा मूल आपका इनका आर्य का निवास भारत में कहां पर है और इस जगह में आपका पाकिस्तान अफगानिस्तान के बेल्ट में कहां है, तो इनको हम लोग कहेंगे सप्त सैंधव प्रदेश। इनको कहा गया सप्त सैंधव। सप्त सैंधव का मतलब है इसमें 7 नदियों का चर्चा किया गया है। सप्त सैंधव का मतलब आर्य का जो निवास स्थान है जिसमें 7 नदियों का क्या किया गया है, चर्चा किया गया है। तो सबसे पहले इस नदी को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें ध्यान दीजिएगा, पहला आपका इधर से आप लोग जानते हैं कि ऊपर में सिंधु नदी, तो पहला आपका जो नदी हो गया इसका नाम है सिंधु नदी। तो पहला आपका हो गया सिंधु नदी, और दूसरा जो आपका है इसके बाद देखिएगा झेलम, इसके 5 सहायक नदी, सिंधु के बाद झेलम, इसके बाद आपका है चिनाब, इसके बाद है आपका रावी, और इसके बाद आपका 5वां है ब्यास, और इसके बाद आपका 6ठा है सतलज, और 7वां जो इसके बाद है जिसको हम लोग कहते हैं सरस्वती। चलिए, तो हम लोग इसमें देख लिए कि 7 नदियों का जो आपका है इसमें चर्चा किया गया है, जिसमें पहला नदी आपका है सिंधु नदी, दूसरा है झेलम नदी, तीसरा है चिनाब नदी, और चौथा है रावी नदी, 5वां है ब्यास नदी, और 6ठा है सतलज नदी, और 7वां है सरस्वती नदी। इसी को जो है हम लोग सरस्वती को ही कहते हैं घग्घर नदी। सरस्वती का ही नाम क्या है, घग्घर नदी। तो इसमें आपका हो गया घग्घर, और सिंधु को हम लोग सिंधु ही कहते हैं। यानी ऋग वैदिक कभी कभी नदी का अगर नाम पूछेगा तो यह आपका हो गया, यहां से ध्यान दीजिएगा, झेलम को हम लोग बितस्ता कहते हैं, इसका नाम आपका है बितस्ता कहते हैं झेलम को। और इसके बाद ध्यान दीजिएगा चिनाब को हम लोग अस्किनी कहते हैं, और इसमें ध्यान दीजिएगा इसके बाद रावी को हम लोग परुसनी कहते हैं, और इसके बाद आपका ब्यास को बिपाशा कहते हैं, और सतलज को हम लोग सतुद्री कहते हैं। तो यहां से जो है आपका सतलज को हम लोग सतुद्री कहते हैं। यानी यहां से आपका जो है अगर अच्छे एग्जाम में आप लोग बैठिएगा तो यहां से आपका नदी का ऋग वैदिक कालीन जो है आपका नाम पूछेगा, तो इसमें फिर से जो है अभी हम लोग इसको एकदम जो है पूरे याद करने का अभी काम करेंगे। देखिए इसमें आपका कहीं भी भार नहीं है, आपको ध्यान दीजिएगा सिंधु का सिंधु ही नाम है, सिंधु का कहीं भी नाम चेंज नहीं है। अब दूसरा आपका है झेलम, तो झेलम को याद रखना है बितस्ता। झेलम का इसमें ऋग वैदिक नाम अगर कहेगा तो झेलम नदी को क्या कहते हैं, बितस्ता कहते हैं। और अगला आपका जो है चिनाब का नाम है अस्किनी, चिनाब का आपका हो गया अस्किनी, और रावी को हम लोग कहते हैं परुसनी, और ब्यास से हम लोग बिपाशा, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं ब्यास से बिपाशा। तो ब्यास का आपका हो गया बिपाशा, और सतलज का आपका हो गया सतुद्री, तो सतलज का आपका हो गया सतुद्री, और यह सरस्वती का आपका हो गया घग्घर। अब एक इसमें आपका इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बनता है कि इस समय जो है नदियों में सबसे उत्तम नदी कौन है, यानी जिसको नदीतम कहते हैं,
यानी नदीतुमा का उपाधि किस नदी को दिया गया है? यानी नदियों में अगर कहें हम लोग सबसे सर्वश्रेष्ठ नदी, तो उस समय का सबसे सर्वश्रेष्ठ यानी पवित्र नदी कहा जाए तो बताइएगा। अभी आप लोग गेस कर सकते हैं कि आजकल के अगर हम बोले सबसे पवित्र नदी, तो आप लोग की तरफ से आंसर आएगा गंगा। लेकिन उस समय का जो सबसे पवित्र नदी है, यानी उस समय का पवित्र आपका नदी कौन है? तो सरस्वती। उस समय का आपका पवित्र नदी है सरस्वती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? घग्घर कहते हैं। तो यहां तक की बात आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके आगे जो है अभी हम लोग वेद के बारे में आगे हम लोग डिटेल थोड़ा सा सुनते हैं। इसके बाद फिर धीरे धीरे आपका यह क्लास जो है आगे बढ़ते चला जाएगा, और इसमें हम लोग 3-4 लेक्चर में पूरे हम लोग जो है वैदिक काल को कंप्लीट करेंगे, और इसमें धीरे धीरे हम लोग जो है पूरे इतिहास को एकदम बढ़िया ढंग से समझेंगे, और बढ़िया से पूरे बात को जो है हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, अभी तक जो है कई लोग जो है दोस्त तक लिंक को नहीं पहुंचाए हैं, तो अभी भी आप जो है इसको पूरे एकदम शेयर करिए, और जो है मजेदार बात आपका जो है अब इतिहास में आपका चलने जा रहा है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। अब आपका जो है इसमें आगे हम लोग चलेंगे, तो अब इसमें जो है अभी हम लोग वेद के बारे में आगे जो है थोड़ा सा इसमें हम लोग देखेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए इसमें। अब इसमें हम लोग ध्यान देते हैं, इसमें वेद के बारे में अभी हम लोग देखते हैं। तो अभी हम लोग देखें कि वेद जो आपका है यह 4 प्रकार के है। वेद जो आपका है यह 4 प्रकार के है। पहला वेद का नाम आपका जो है इसमें ध्यान दीजिएगा ऋग्वेद। पहला आपका है ऋग्वेद, और यही जो आपका है सबसे प्राचीनतम वेद है। अगर इसमें पूछेगा सबसे प्राचीनतम वेद तो कौन है? ऋग्वेद। दूसरा आपका इसमें जो ध्यान दीजिएगा, दूसरा आपका है यजुर्वेद। दूसरा आपका है यजुर्वेद है। और तीसरा आपका इसमें ध्यान दीजिएगा सामवेद। इसमें तीसरा आपका हो गया सामवेद हो गया। और अगला जो आपका है इसमें अथर्ववेद है। अगला है आपका अथर्ववेद। अब इसमें ध्यान दीजिए, कई लोग को लगता है कि वेद है क्या, आखिर में जो है वेद कहते किसको है? तो वेद का मतलब होता है इसमें मंत्र के संग्रह को ही वेद कहा गया है। यानी वेद में कुछ नहीं है, मंत्रों का संग्रह है। जिस प्रकार से आप वर्तमान एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से अभी जो है सभी लोग का अलग अलग मोबाइल नंबर होता है, यानी जिनको कॉल लगाना है तो उनका एक अपना नंबर होता है, उनको कॉल लगाइए और उनको जो है फोन करके आप बात कर सकते हैं। उसी प्रकार से उस समय में आपका ऋग वैदिक समय में आपका भगवान का भी मोबाइल नंबर इसमें रहता था। यानी आपका ऋग्वेद में समझना है कि इनका मंत्र है, अगर ओम नमः शिवाय जो है मार दिए तो शंकर भगवान के पास एकदम घंटी मार रहा है। तो यही आपका ऋग्वेद में है, यानी इसमें मंत्र का जो है पूरे संग्रह किया गया है। और यही जब वेद आगे जब बढ़ा, यजुर्वेद आया, उसके बाद सामवेद आया, अथर्ववेद आया, तो इसी वेद में है जो आपका जादू टोना तंत्र मंत्र, यानी कई प्रकार की इसमें बात चलना शुरू हुआ। और इसी में जब जादू टोना तंत्र मंत्र इत्यादि जो है इसमें आ गया, इसी को हम लोग कहते हैं अथर्ववेद। यानी आज जो देखते होंगे जितना भी जादूगर जो जादू दिखाता है, या जो तंत्र मंत्र का जो आपका विद्या जो सीखता है, जो है आपका इसमें सिद्धि करता है, ये सब आपका अथर्ववेद का ही कमाल है। तो धीरे धीरे इसमें कई प्रकार के कर्म कांड फिर ऐड हो गया। तो अब जो है वेद में कुछ आपका क्वेश्चन जो पूछेगा इसमें ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ऋग्वेद को देखेंगे। तो ऋग्वेद से आपका जो क्वेश्चन पूछता है उसमें ध्यान दीजिएगा। यहां से कहता है जिस प्रकार से आप लोग किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उसमें चैप्टर होता है, यानी उसमें प्रत्येक आपका चैप्टर वाइज कर करके सब जो है विषय में चैप्टर वाइज बटा हुआ रहता है। उसी प्रकार से इस ऋग्वेद में जो है कई आपका चैप्टर है जिसको मंडल कहते हैं। इस चैप्टर को हम लोग क्या कहते हैं? मंडल कहते हैं। यानी इसमें टोटल जो आपका है 10 मंडल है। टोटल आपका जो है ऋग्वेद में 10 मंडल है। इसके बाद आपका इसमें जिस प्रकार से आपका किताब में जो शब्द होता है, जो लाइन होता है, उसी प्रकार से इस ऋग्वेद में जो आपका शब्द है, लाइन है, इसको हम लोग सूक्त कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सूक्त कहते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, सूक्त में कितना आपका है? तो इसमें 1028 आपका क्या है? सूक्त है। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, 10 मंडल और 1028 क्या हो गया? ऋग्वेद में आपका सूक्त हो गया। तो अब आपका जो है ये 10 मंडल और 1028 आपका क्या हो गया? सूक्त। तो आपका अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो इसमें आपका है 10 मंडल, अगर सूक्त पूछेगा तो 1028 आपका सूक्त हो जाएगा। अब इसमें हम लोग ध्यान दीजिए, इसमें दीजिएगा कि जो है इसमें आपका पहला जो आपका मंडल है, इसमें ध्यान दीजिएगा पहला मंडल, चलिए इसमें ध्यान दीजिएगा, पहला मंडल और 10वां मंडल को जो है इसको हम लोग छेपक कहते हैं। पहला और 10वां मंडल को क्या कहा जाता है? छेपक, यानी इसको बाद में जोड़ा गया है। छेपक का अर्थ होता है इस मंडल को बाद में जोड़ा गया है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, छेपक हो गया। अब इसमें अगर सबसे छोटा मंडल की बात करें,
अगर इसमें सबसे छोटा मंडल की हम लोग बात करें तो सबसे छोटा जो मंडल है, यह सबसे छोटा जो मंडल की बात करें तो सबसे छोटा मंडल जो है यह दूसरा मंडल है। तो यह दूसरा मंडल जो है यह सबसे आपका क्या है, छोटा मंडल है। तो सेकेंड मंडल आपका सबसे छोटा मंडल हो गया। अब कुछ जो है एक दो इंपॉर्टेंट मंडल को हम लोग देख लेते हैं जिसमें क्या हम लोग का चर्चा किया गया है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा। तो अब आपका इसमें जो है ध्यान दीजिए, तीसरा जो मंडल आपका है, इसमें ध्यान दीजिएगा, तीसरा जो आपका मंडल है, इस मंडल में हम लोग गायत्री मंत्र का इसमें वर्णन किया गया है। तो तीसरा मंडल में आपका क्या है, गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। तो इसको कैसे याद रखना है। इसके बाद आपका जो है चौथा मंडल जो है, इसमें आपका कृषि कार्य का वर्णन है। चौथा में आपका क्या है, कृषि कार्य का वर्णन है। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, जो आपका 10वां मंडल है, इस 10वें मंडल में क्या है, तो इसमें पहली बार शूद्र शब्द का जो है उच्चारण हुआ है। पहली बार शूद्र शब्द का उच्चारण किस मंडल में हुआ, तो यह आपका 10वें मंडल में हुआ है। और इस प्रकार से हम लोग ध्यान दीजिए। और इसके पहले हम लोग यहाँ ध्यान दें तो 9वां मंडल को अगर देखें तो इस 9वां को हम लोग कहते हैं सोम मंडल। 9वां को क्या कहते हैं, हम लोग सोम मंडल कहते हैं। और एक आपका और है इसमें 7वां अगर मंडल की बात करें तो इसमें आपका 10 राग युद्ध का वर्णन है। अब इसमें ध्यान दीजिए, 7वां जो मंडल आपका है इसमें 10 राग युद्ध का वर्णन किया गया है। अब इसमें ध्यान दीजिए, याद इसको कैसे रखना है, तो ध्यान दीजिएगा, तीसरा का मतलब होता है 3, यानी 3 माने 3 से याद रखना है 3, और 3 कहेगा तो आपका तीसरा मंडल हो जाएगा। कृषि कार्य का वर्णन अगर कहेगा तो ध्यान दीजिएगा, 4 जो आप लोग लिखे हैं, तो कृषि जब हम लोग लिखते हैं तो यहां से आपका स जो लिखते हैं 4 जैसा रहता है। तो जब आप लोग कृषि को लिखिएगा तो ऑटोमेटिक जो है यहां से आपका 4 का जो है यहां से निकल जाएगा। तो याद रखना है 4 जो आपका हो गया, इसको हम लोग कृषि में इसका जो है कृषि में आपका वर्णन किया गया है। अगला जो है आपका इसमें ध्यान दीजिएगा, 9वां मंडल को सोम मंडल कहते हैं। इसमें जो है सोम रस का वर्णन किया गया है। और सोम रस क्या है, तो पेड़ से निकलने वाले उस समय का पेय पदार्थ को सोम रस कहते थे। यानी जस्ट लाइक आज का कुछ इतिहासकार इसको कहते हैं कि आज का जस्ट लाइक आपका तारी जैसा है, उसी प्रकार का एक पेय पदार्थ उस समय का था, जो यह आपका 9वें मंडल में इसका वर्णन किया गया है। अगला है आपका सबसे इंपॉर्टेंट है आपका 10वां मंडल, जिसमें आपका पहली बार शूद्र शब्द का आपका इसमें वर्णन किया गया है। तो पहली बार शूद्र शब्द का अगर आपका वर्णन कहेगा तो यह आपका 10वें मंडल में शूद्र शब्द का वर्णन किया गया है। अगला आपका है 7वां मंडल। तो 7वां से याद रखना है कि 7वां से सताने वाला, तो सताने वाला युद्ध होगा तो सब सताने वाला है। तो 10 राग युद्ध की बात करेगा तो सताने वाला, यही आपका कौन मंडल है, 7वां मंडल। तो चलिए इंपॉर्टेंट अभी हम लोग मंडल को देख लिए। अब जो है हम लोग इसमें क्लास को और हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो आगे हम लोग इसमें ध्यान दीजिएगा। अब जो है, अब इसमें आपको क्या करना है कि आराम से आपको एक बार वीडियो को लाइव में एकदम बने रहिए, देखिए। और इसके बाद जो है वीडियो को दोबारा आप लोग वॉच करके देख करके आराम से जो है इसको धीरे धीरे आप लोग नोट्स को बनाते जाइएगा। आप लोग एक एक लाइन को धीरे धीरे आपको नोट्स जो है इसमें बनाना है। और फिर अपने जो आप अपने से नोट्स जो तैयार कीजिएगा वह आपका सबसे बेस्ट नोट्स होगा। यानी आपका माइंड जो है उस चीज को जल्दी एक्सेप्ट करेगा, यानी रिवीजन करने में आपका जो है वह नोट्स क्या होगा, कारगर होगा। तो अब चलिए इसमें हम लोग ध्यान देते हैं। अब इसमें आगे हम लोग इसमें अभी ध्यान देंगे। आगे जो है, आगे इसमें है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें जो है इस समय का हम लोग ध्यान देते हैं। इस समय का जो है अभी हम लोग जाति व्यवस्था को समझ लेते हैं। अब इसमें हम लोग समझते हैं इस समय का यानी ऋग वैदिक काल का आपका जाति व्यवस्था यानी वर्ण व्यवस्था। इसमें जाति व्यवस्था को ही क्या कहते हैं, वर्ण व्यवस्था कहते हैं। इसको हम लोग जाति व्यवस्था को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो इसमें हम लोग वर्ण व्यवस्था कहते हैं। अब इसमें समझिएगा, इस समय जो जाति व्यवस्था था वह 4 प्रकार का था। अब आप लोग बताइएगा, इस समय जो जाति व्यवस्था है वह जन्म आधारित है कि कर्म आधारित है। तो ऋग वैदिक काल में आप लोग समझिएगा, इस समय का जो जाति व्यवस्था है वह 4 प्रकार से इसको बांटा गया है। पहला को हम लोग कहते हैं ब्राह्मण, पहला को हम लोग कहते हैं ब्राह्मण, और दूसरा को हम लोग कहते हैं क्षत्रिय, और तीसरा को जो हम लोग कहते हैं वैश्य, तीसरा को हम लोग वैश्य कहते हैं, और चौथा को हम लोग कहते हैं शूद्र। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, अब इसमें ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया।
तो इस समय का जो जाति व्यवस्था है वह 4 प्रकार से आपका बटा हुआ है। अब इसमें ध्यान देना है, आपका क्वेश्चन पूछेगा कि ऋग वैदिक सभ्यता का जो जाति व्यवस्था है यानी वर्ण व्यवस्था है वह आपका कर्म आधारित है कि जन्म आधारित है। तो ध्यान देना है, इस समय का जो जाति व्यवस्था है वह आपका कर्म आधारित है, न कि जन्म आधारित। कर्म आधारित कहने का मतलब है कि एक ही घर में कई जाति हो सकते हैं। जैसा कि आपका 9वें मंडल में आपका एक लड़का बोलता है कि मैं कवि हूं और मेरी जो माता है, ध्यान दीजिएगा, वह चक्की पीसने का काम करती है, और जो मेरे पिता हैं वो वैद्य हैं और हम लोग सभी साथ रहते हैं। इससे पता चलता है कि मैं कवि हूं, यानी वह लड़का जो खुद के बारे में कह रहा है वह ब्राह्मण है, और उसके पिता जो वैद्य हैं वह, ध्यान दीजिएगा इसमें, वैश्य हैं, और माता जो चक्की पीसती है यानी सेवा करने का काम कर रही है तो वो शूद्र है। यानी इसमें एक ही घर में कई प्रकार के जाति रह सकते हैं। बताइएगा इस समय छुआछूत की भावना है कि नहीं है? तो इस समय किसी भी प्रकार का कोई छुआछूत का भावना नहीं है। वह आपका कर्म कांड जब हम लोग देखेंगे कि इसमें जब कर्म कांड जब एंट्री मारेगा तो वह आपका जो समय रहेगा वह आपका उत्तर वैदिक काल आपका वहां से शुरू होगा। तो इसमें ध्यान देना है कि आपका कहीं भी छुआछूत नहीं है। और इस समय अब हम लोग बात करें, बताइए इस समय छुआछूत नहीं है, पर्दा प्रथा है कि नहीं है? पर्दा प्रथा का मतलब क्या होता है? तो पर्दा प्रथा का मतलब होता है महिलाएं अपने सर पे जो आंचल रखती है उसी को हम लोग पर्दा प्रथा कहते हैं। तो बताइए इस समय पर्दा प्रथा होगा कि नहीं? तो इस समय पर्दा प्रथा भी नहीं है। इस समय सती प्रथा होगा कि नहीं? सती प्रथा का मतलब क्या होता है? तो सती प्रथा का मतलब है कि अगर जिस महिला का पुरुष अगर मर गया तो उस महिला को भी जबरदस्ती उसके साथ जला दिया जाता है। इसी चीज को सती प्रथा कहा जाता है। तो उस समय सती प्रथा भी नहीं है। बताइए उस समय महिलाओं का स्थिति कैसा है? तो उस समय महिलाओं का स्थिति बहुत अच्छा है। आज जैसा जो है आपका, और इस समय का जो समाज है, कहा जाता है कि इस समय का समाज है जिसमें महिला और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। अब जो है इसको पूरे हम लोग अभी इसमें इतिहास में आपका इसमें ध्यान दीजिएगा, यह आपका जाति व्यवस्था हो गया। अब इसमें हम लोग को समझना है कि अब इसमें कुछ जो है आपका, किसी भी इतिहास को पढ़िए तो सबसे पहले उस इतिहास को पढ़ने से पहले इतिहास में आपका 4 प्रकार का जीवन पढ़ना है। पहला आपका राजनीतिक जीवन, दूसरा आपका सामाजिक जीवन, तीसरा आपका धार्मिक जीवन, और इसके बाद हम लोग इसमें ध्यान दीजिए, राजनीतिक हो गया, सामाजिक जीवन हो गया, आर्थिक हो गया, और उसके बाद धार्मिक हो गया। तो सबसे पहले हम लोग ऋग वैदिक काल का, अभी हम लोग ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग ऋग वैदिक काल का अभी हम लोग राजनीतिक जीवन देखेंगे। ऋग वैदिक काल का अभी हम लोग क्या देखेंगे? राजनीतिक जीवन। ऋग वैदिक काल का राजनीतिक जीवन। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, ऋग वैदिक काल का राजनीतिक जीवन। अब आपको ध्यान देना है, जब राजनीतिक जीवन की बात करेंगे तो राजनीतिक जीवन में आपका कई प्रकार के यहां बात आता है। सबसे पहले अगर राजनीतिक जीवन की बात करें तो सबसे पहले सोचना है इसमें कि यहाँ कोई ना कोई क्या होगा? राजा होगा। तो सबसे पहले राजा के बारे में यहाँ पर आपका सोचना है। अगर राजा होगा तो राजा कैसे शासन करता होगा? तो शासन व्यवस्था के बारे में सोचना है। दूसरा इसमें बताइए, राजा जब है तो बताइए इसमें टैक्स है कि नहीं है, कर प्रणाली है कि नहीं है। अगला जो है आपका, राजा का सेना है कि नहीं है, अगर सेना भी है तो कैसा है। अगर सेना है तो बताइए राजा होगा, सेना उसका रहेगा तो कहीं ना कहीं उसका युद्ध भी चलेगा। तो इसके बाद आपका इसमें युद्ध के बारे में सोचना है। और इसके बाद आपको ध्यान देना है कि जो राजा है उसका दूसरा चीज है क्षेत्र कहां तक है, उस राजा का क्षेत्र जो है कहां तक है। और तीसरा जो बात है, इसमें राजा को नियंत्रण करने वाला कौन कौन सा इसमें संस्था है, यानी राजा को नियंत्रण करने वाला, यानी नियंत्रण, राजा को नियंत्रण करने वाला हम लोग इसमें नियंत्रण संस्था के बारे में देखेंगे। तो इस समय आपको ध्यान दीजिएगा, इस समय राजा है कि नहीं। अगर राजा है तो बताइए उसके पास सेना है कि नहीं। अगर सेना भी है तो बताइए राजा टैक्स लेता है कि नहीं। इस सब तमाम चीज को इस समय हम लोग अभी इसमें अध्ययन करेंगे। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं इसमें राजा के बारे में। तो बताइए इस समय जो है आपका राजा है, लेकिन बताइए इस समय राजा जो है यह आज जैसा राजा या आज जैसा हम लोग जो अभी सरकार हम लोग चुनते हैं वैसा नहीं है। इस समय का राजा के बारे में, आपका राजा का काम क्या है तो समझिएगा, इस समय जो राजा होता था उसका जो मेन काम क्या है। इस समय का जो समाज है, पहले आप लोग समाज को समझिएगा।
तो इस समय ध्यान दीजिएगा, अगर राजा इस समय है तो इस समय का जो समाज है, ध्यान दीजिएगा, यह समाज छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ है। और राजा जो है किस प्रकार से जो है यहाँ अपना राज्य कर रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। इस समय का समाज छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ है। कबीला का अर्थ होता है छोटे छोटे ग्रुप में बटा होना। और इस समय का जो समाज है यह कैसा समाज है, तो घुमंतु समाज है। एक जगह से दूसरे जगह जाना, यानी इसको चलंती समाज भी कह सकते हैं, यानी अस्थाई जीवन किसी का नहीं है। जिस प्रकार से आप लोग आज देखते होंगे, कहीं भी गांव में कुछ लोग आता है और जो है पूरे एकदम तिरपाल से उसको जो है टेंट प्लान लगा करके पूरे जो है रहा 10 दिन 20 दिन 100 दिन, और उसके बाद वहां से उठ करके फिर दूसरे जगह चला जाता है। तो ऋग वैदिक काल में भी इसी प्रकार के जो है यहाँ जो आपका आदमी है, जो समाज है, इसी प्रकार का आपका जीवन जीता था। तो अब इसमें राजा का काम क्या है, इसमें ध्यान दीजिएगा। इस समय राजा का काम क्या है, पूरे कबीला इसको कहते हैं। छोटे छोटे जो आपका यह टुकड़ा में बटा हुआ, इसी को कबीला कहते हैं। तो कबीला जो है, इसको ध्यान दीजिएगा, एक कबीला का जो है इसी में कोई आपका हेड होता है और वही आपका राजा कहा जाता है। पूरे कबीला का कोई हेड होता है, उसी को क्या कहा जाता है, राजा। इस समय राजा का काम क्या है, तो इस कबीला को क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना, इसको क्या करना, देखभाल करना। अब बताइए, आजकल अगर कहा जाए कि बताइए मुखिया का चुनाव है और मुखिया जी का काम क्या कहा जाए, तो बताइए आपको रात भर गांव का रखवाली करना, ड्यूटी करना। और इस समय का वेतन क्या है राजा का, तो वेतन कुछ नहीं, जिसको मन होगा दूध दही या कुछ पहुंचा देगा अपने मन से, वो भी मांगना नहीं है। तो बताइए इस समय कोई राजा बनना चाहेगा? अगर आज की डेट में कहा जाए कि मुखिया जो आपके इलेक्शन लड़ते हैं और मुखिया को कहा जाए कि ड्यूटी क्या है, तो पूरे गांव का रखवाली करना, रात भर जगना, और उसके बाद आपका वेतन पैसा क्या मिलेगा, तो उसके एवज में आपको किसी को मन होगा तो कुछ खाने पीने के लिए आपके घर पे पहुंचा देगा। तो बताइए कि कोई मुखिया बनना चाहेगा? कोई चाहेगा कि हम मुखिया बने? तो बताइए उस समय भी वही स्थिति आपका था। अब इसमें क्या है आजकल का, कि माला जो है पहन करके मुखिया बनने के लिए लोग क्यों आजकल जो है तत्पर है, क्योंकि जान रहा है कि मुखिया बनने के बाद जो है करोड़ों रुपया मार देगा। तो इसमें इनकम है, लेकिन उस समय का राजा का इनकम कुछ नहीं था, जीरो एकदम था, यानी न के बराबर इनकम, कुछ नहीं है। यानी इस समय का क्या है, तो ध्यान देना है, कोई राजा बनना चाह नहीं रहा है। फिर भी अब बताइए, जब राजा बनना नहीं चाहेगा, आजकल के समय में आपका कोई राजा बनना नहीं चाहेगा, मुखिया बनना नहीं चाहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जबरदस्ती किसी बूढ़ा व्यक्ति को ला करके जबरदस्ती उनको माला पहना देंगे कि बाबा आप ही रहिए। उस समय उसी टाइप का आपका था। इस समय भी किसी व्यक्ति को, बूढ़ा व्यक्ति को जो है राजा बना दिया जाता था। और राजा को सहयोग के लिए एक यहाँ पर व्यक्ति होते थे जिनको कहा जाता था पुरोहित। राजा को सपोर्ट के लिए, सहयोग के लिए एक व्यक्ति रहते थे जिनका नाम रहता था पुरोहित, कहा जाता था। यानी जस्ट लाइक आजकल के ब्राह्मण कहिए, यानी ब्राह्मण, यानी उनको सलाह देने वाला। पुरोहित का मतलब था उनको सलाह देने वाले, यानी राजा को जो सलाह देते थे उनको क्या कहा जाता था, पुरोहित। तो राजा का काम भी क्लियर हो गया कि इस समय राजा का काम क्या है, कबीला का क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना। अब इसमें एक हम लोग अभी कहानी आप लोग को सुनाते हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा। इसी समय का एक राजा है, इस कुल का राजा एक है जिसको कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस कबीला का ही एक हेड है। अब इसमें हम लोग ध्यान देंगे, अभी बात को पूरे समझेंगे। इस समय का जो है एक कबीला का हेड है जिसका नाम है सुदास। ध्यान दीजिएगा, इस समय का एक कबीला का हेड है जिसका नाम है सुदास। और यह सुदास जो है, इसके जो पुरोहित हैं, इनके जो सुदास के जो पुरोहित है, इनके पुरोहित का जो नाम है, इनके पुरोहित हैं विश्वामित्र। इनके पुरोहित का नाम क्या है, विश्वामित्र। आप लोग विश्वामित्र का नाम भी सुने होंगे, आप लोग रामायण में इनका नाम भी सुने होंगे। तो यही सुदास क्या है, एक कबीला के राजा है, और इन्हीं राजा का जो आपका पुरोहित है जिनका नाम है विश्वामित्र। अब ध्यान दीजिए, इसमें क्या हुआ है, यहाँ पर एक आपका घटना है कि यह जो सुदास है, विश्वामित्र जो है, यह बहुत गुस्सैल एकदम है, एकदम गुस्सैल स्वभाव के, एकदम नाक पर इनका गुस्सा रहता है, एकदम जो है गुस्सा के मारे एकदम फाय फाय करते रहते हैं। अब बताइए कि कोई राजा का जो है इस तरह से पुरोहित रहे, अगर राजा उनसे कोई सलाह लेना चाह रहे हैं, एकदम जो है वो बमक के फायर हो जा रहे हैं। तो इन्होंने, सुदास ने कहा कि जो है विश्वामित्र को जो है हटा करके किन्हीं दूसरा को हमको पुरोहित बनाना पड़ेगा। तो इस समय का एक व्यक्ति है जिनका और नाम है वशिष्ठ। इस समय का व्यक्ति है जिनका नाम है पुरोहित, वो भी है, वो दूसरे का पुरोहित है, उनका नाम है वशिष्ठ। अब सुदास ने क्या किया कि इन विश्वामित्र को पुरोहित से हटा करके वशिष्ठ को क्या बना दिया, पुरोहित बना दिया। अब जब ये बात विश्वामित्र को पता चला कि वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया गया है,
तो एकदम जो है ये बमक के एकदम फायर हो गए। अब कहे कि हमारा इज्जत का सवाल है, अब जो है युद्ध करके रहेंगे और युद्ध करवा के तुमको विनाश कर देंगे। किसको? तो सुदास को बोलेंगे तुमको एकदम क्या कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। और इसी के लिए इन्होंने क्या किया कि 10 कबीला का एक जो है यहाँ पर ग्रुप तैयार किया। ऐसे छोटा छोटा जो कबीला था उसका 10 कबीला मिल करके इन्होंने क्या किया, एक ग्रुप बनाया और 10 मिल करके किस पर हमला कर दिया? विश्वामित्र किन पर हमला करवा दिए? सुदास पर। और सुदास पर हमला करवाए तो यह जो था उस समय का मजबूत राजा था और इन्होंने युद्ध जो है, सुदास युद्ध जीत गया और जीतने के बाद इनके पुरोहित कौन रह गए? वशिष्ठ रह गए। तो जब वशिष्ठ युद्ध जीत गए, सुदास जब युद्ध जीत गया, बाकी सब 10 कबीला था वो जो हार गया। अब इसके बाद जो है यह अपने जो है इसमें ऋग्वेद में लिखते हैं और यही घटना का जो है वशिष्ठ इस समय क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। अब इसमें ध्यान देना है, आपका जो है वशिष्ठ यह जो है क्या बन गए? इनके पुरोहित बन गए। तो यह आपका यही युद्ध को हम लोग इसी युद्ध का नाम देते हैं 10 राग युद्ध। इसी युद्ध का आपका नाम है 10 राग युद्ध। 10 राग युद्ध का मतलब है 10 राजा एक तरफ से लड़ रहा था। 10 राजा एक तरफ से युद्ध को लड़ रहा था, इसी से इसका नाम क्या हो गया? 10 राग युद्ध। अब इस 10 राग का मतलब है, तो यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछेगा कि 10 राग युद्ध आपका किस नदी के किनारे हुआ था? तो 10 राग युद्ध जो था यह आपका रावी नदी के तट पर हुआ था। कौन नदी के तट पर? तो रावी नदी। और उस समय रावी नदी का नाम क्या था? तो परुष्णी नदी। तो रावी को उस समय क्या कहते थे? परुष्णी नदी। तो यही आपका 10 राग जो युद्ध था वह परुष्णी नदी के तट पर हुआ था। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आपका पूछेगा, ध्यान दीजिएगा कि 10 राग युद्ध किसके नदी के किनारे हुआ? तो रावी नदी के किनारे यानी परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। तो यहां तक की क्लास आप लोग का क्लियर है। अब जो है आगे हम लोग इसमें देखते हैं, अभी ध्यान दीजिएगा। अब आगे इसमें हम लोग ध्यान दें, अब आगे जो है इसमें हम लोग ध्यान दीजिएगा। अब जो है इसमें आगे हम लोग समझते हैं, यही हो गया आपका 10 राग युद्ध। अब जो है इसको हम लोग सामाजिक जीवन के बारे में थोड़ा सा हम लोग इसमें देखते हैं। अब इसमें राजनीतिक में थोड़ा सा और देख लेते हैं, तब सामाजिक की ओर चलेंगे। अब इसमें एक चीज है कि इस समय कर टैक्स था कि नहीं था? टैक्स के बाद हम लोग इसमें ध्यान दीजिए, इस समय सेना था कि नहीं था? तो ध्यान दीजिएगा, टैक्स को इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं? कर कहते हैं। इंग्लिश में इसी को टैक्स कहा जाता है। तो टैक्स यानी कर इस समय था, यानी नियमित कोई कर नहीं था। इस समय कर कैसा था? तो स्वैच्छिक कर था। इस समय कर कैसा था? स्वैच्छिक कर। स्वैच्छिक कर का मतलब है इच्छा के अनुसार। अगर किसी को इच्छा है तो राजा के यहाँ कुछ पहुंचा देगा, बढ़िया चीज खाने के लिए रहेगा। तो अगर नहीं इच्छा है तो कैसा था? तो स्वैच्छिक कर था। सेना कैसा था? तो कोई नियमित सेना नहीं है, कोई नियमित सेना। तो आप लोग को लग रहा है, इसमें ध्यान दीजिएगा, कोई नियमित इस समय का सेना नहीं था। तो आप लोग को लग रहा होगा कि सर नियमित जब सेना ही नहीं था तो युद्ध कैसे होता था? लाजिमी है आपका जो है यह बात सोचना माइंड में। स्वाभाविक प्रश्न यहां उठता है कि जब सेना ही नहीं था, नियमित का मतलब होता है अस्थाई सेना नहीं था, यानी जब सेना ही नहीं था तो युद्ध कैसे होता था? तो आप एक एग्जाम्पल देखिए कि मान लीजिए आपका जो है गांव है और आपके गांव में, यह आपके गांव में नहर का विकास है और नहर से जो है आपके गांव में यहाँ सिंचाई का काम किया जाता है। पानी इधर की ओर आपका आ रहा है, यहाँ पर जो है आपका यह गांव है। अब बताइए कि इधर का जो व्यक्ति है यह पूरे नहर में बांध बना करके अगर पानी का उपयोग करने लगे और इधर जो है पूरे सुखाड़ हो जाए, तो इस गांव का व्यक्ति पूरे लाठी उठी लेकर के यहाँ पर जो है बांध को खुलवाने के लिए पहुंच जाते हैं। तो बताइए गांव में कोई अस्थायी सेना है? लेकिन आप लोग जो है तुरंत जो है गांव के लिए, आप लोग दूसरे गांव से लड़ने के लिए जो है इस बांध को खुलवाने के लिए हम लोग तुरंत जो है एकजुट होकर के सेना तैयार हो जाते हैं। उसी प्रकार से उस समय भी जब युद्ध होता था तो युद्ध को देखते हुए हम लोग सेना को क्या कर लेते थे? उस समय तैयार कर लेते थे। तो इस समय सेना आपका नियमित नहीं है, लेकिन युद्ध जब होता था उस समय सेना आपका तैयार हो जाता था। अब इसमें आगे हम लोग को ध्यान देना है। अब इसके बाद इसमें हम लोग समझेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आपको समझना है। अब इसमें राजनीतिक हम लोग देख लिए, अब इसमें हम लोग ध्यान देना है, इसमें हम लोग चलेंगे सामाजिक जीवन को। अभी हम लोग क्या चलेंगे? सामाजिक जीवन। इसमें हम लोग ध्यान दीजिएगा, सामाजिक जीवन। ऋग वैदिक काल का हम लोग क्या चल रहे हैं? सामाजिक जीवन। यानी सामाजिक का मतलब इस समय का समाज कैसा था, यह जो सभ्यता का समाज कैसा था। तो इस समय का जो समाज कैसा था, सामाजिक जीवन में सबसे पहले हमको समझना है कि इस समय का समाज आपका कैसा था। समाज में दो प्रकार का समाज होता है,
यानी समाज में आपका पुरुष का प्रधानता ज्यादा है कि महिला का प्रधानता ज्यादा है, इसी के आधार पर हम लोग समाज को जो है इसमें देखते हैं। तो सामाजिक जीवन में सबसे पहले समाज कैसा था, तो इस समय का जो समाज आपका है, हड़प्पा में आप लोग पढ़िएगा कि हड़प्पा का जो समाज है वह मातृसत्तात्मक समाज है, लेकिन इस समय का जो समाज है वह पितृसत्तात्मक समाज है। पितृसत्तात्मक का मतलब क्या है, पिता का यानी पुरुष का महत्व ज्यादा है, लेकिन ऐसा भी बात नहीं है कि पुरुष का महत्व ज्यादा है तो महिला का यहाँ कोई इज्जत नहीं है, तो महिला को भी उतना ही यहाँ इज्जत दिया जाता था। अब पितृसत्तात्मक का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, समाज में पुरुष का क्या है, प्रधानता है। अब इस समय समाज में हम लोग मेन इसमें महिला की स्थिति को देखते हैं। महिला की स्थिति इस समय क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, महिला का स्थिति इस समय बहुत ही अच्छा है। अगर महिला की स्थिति की बात करें तो इस समय जो है महिला की स्थिति बहुत ही अच्छा है। वह कैसे पता चलता है, तो इस समय महिला को जो है, ध्यान दीजिएगा, इस समय महिला को वही अधिकार है जो आपका पुरुष को अधिकार है। यानी महिला जो है राज दरबार में भाग ले सकती है। महिला राज दरबार में क्या ले सकती है, भाग ले सकती है। यानी राज दरबार में भाग लेना महिला का इस समय का क्या अधिकार है। दूसरा आपका क्या है कि जो महिला है, जो विधवा महिला हो गई, वह क्या कर सकती है, तो विधवा महिला जो है वह पुनर्विवाह कर सकती है। यानी पुनर्विवाह का भी इस समय क्या है, आपका छूट है। विधवा कोई है जो पुनर्विवाह आपका कर सकती है। और दूसरा चीज आपका है, विधवा पुनर्विवाह कर सकती है। और अगला जो आपका है इसमें नियोग पर था, और यही से आपका एक क्वेश्चन पूछता है कि इस समय नियोग का अधिकार है कि नहीं है। तो महिलाओं को इस समय नियोग का भी अधिकार है। अब कई लोग नियोग को नहीं समझ रहे होंगे। तो नियोग का मतलब है कि जिस महिला का बेटा जो है, उसका बेटा का मृत्यु हो जाता है और पति का मृत्यु हो जाता है, यानी कहने के बाद अगर उस महिला, विधवा महिला के पास कोई संतान भी नहीं हो, तो वह महिला पर पुरुष के साथ संबंध बना करके संतान की प्राप्ति कर सकती है। उस समय का समाज इसको जो है एक्सेप्ट करता था। यानी उस समय के समाज में इसको जो है हेय दृष्टि से महिला को नहीं देखा जाता था, ऐसा महिला को। अब ध्यान दीजिए, नियोग क्या है, इसके लिए आपका जो है थोड़ा सा हम एक कहानी को चर्चा करेंगे। नियोग को समझाने के लिए अभी हम एक कहानी पर चर्चा करेंगे। आप लोग इसमें जब आगे पढ़िएगा तो ऋग वैदिक के बाद उत्तर वैदिक, उत्तर वैदिक के बाद आएगा महाजनपद काल, और महाजनपद काल में आपको वहां पर महाभारत की कुछ कहानी जो है आपको अभी हम सुनाने जा रहे हैं। इसी से आपका नियोग जो है, आप लोग बढ़िया से इसको बढ़िया ढंग से जो है नियोग को समझ जाइएगा। अब इसमें ध्यान दीजिए, नियोग का मतलब इस समय अभी हम ध्यान दीजिएगा, इस समय जो महाभारत में आप लोग देखते होंगे कि महाभारत में ध्यान दीजिएगा, इस समय का महाभारत की कहानी है कि वहां पर देखते होंगे कि जिस समय महाभारत में आपका जो है, इस समय महाभारत में ध्यान दीजिएगा कि महाभारत का कहानी है कि जो भीष्म का और पांडु का जो है, इस समय उस जिनका जन्म हुआ है, इन नियोग के कारण ही उनका जन्म हुआ है। यानी उनकी जो आपकी जो माता थी, उनका जो माता थी, उनका जो है मृत्यु आपका पिता के हो जाने के कारण वह विधवा हो गई थी, और नियोग के अधिकार के कारण ही उनको पुत्र की क्या हुआ, फिर प्राप्ति हुआ। इसी के कारण जो है उनका नियोग का अधिकार भी उस समय महिलाओं को था। तो आपका हो गया इस समय महिला का स्थिति, राज दरबार में भी भाग लेना। दूसरा आपका है पुनर्विवाह होना। तीसरा है नियोग का अधिकार। अब ध्यान देना है कि इस समय महिला का कुछ जो है समाज में जो अभी हम लोग कुरीति को देखते हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा आपका इसके बाद कई जो है आपका समाज में कुरीति आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें एक था आपका सती प्रथा। बताइए उस समय सती प्रथा आपका था कि नहीं था, तो उस समय सती प्रथा नहीं था। सती प्रथा अभी हम आप लोग को समझाए थे। और उसके बाद पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा का मतलब है, पर्दा प्रथा का ध्यान दीजिएगा, पर्दा प्रथा का इसमें मतलब है, पर्दा प्रथा का मतलब है महिलाएं जो आंचल ओढ़ करके चलती है, वह पर्दा प्रथा उस समय नहीं था। तो यह आपका महिला का स्थिति हो गया, पर्दा प्रथा भी उस समय नहीं था, आपका सती प्रथा भी उस समय नहीं था। तो अब हम लोग समझ रहे हैं कि इस समय महिला का जो है स्थिति काफी अच्छा है। अब इसमें हम लोग ध्यान दीजिए, अब जो है महिला का भी हम लोग स्थिति देख लिए। अब इसमें सामाजिक में और हम लोग क्या चलेंगे, तो सामाजिक में अभी हम लोग को चलना है। सामाजिक में हम लोग समाज देख लिए, महिला का स्थिति देख लिए। इसके बाद आपका इसमें जो है अभी हम लोग भोजन को देखेंगे। तो इस समय का जो था आपका जो भोजन था, ध्यान दीजिएगा, इस समय का जो भोजन था, यह दोनों भोजन था। जो आज हम लोग सिंपल जो भोजन कर रहे हैं, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार की इस समय भोजन था। शाकाहारी भोजन भी और मांसाहारी भोजन भी, क्योंकि यह जो समाज है आपका ग्रामीण समाज है, और यहाँ पर जो है कृषि का ज्यादा महत्व नहीं। यहाँ जो ये समाज है यह पशुपालक समाज है। यह कैसा समाज है, तो पशुपालक समाज।
यानी पशु चराने वाला जो समाज है, पशु पालने वाला समाज है। और इस समय का इंपॉर्टेंट अगर पशु की बात करें तो इस समय का इंपॉर्टेंट जो पशु है वह आपका कौन है, तो गाय है। यानी गाय का इस समय महत्व ज्यादा है। इस समय का इंपॉर्टेंट पशु कौन है, तो गाय है, यानी गाय का इस समय महत्व ज्यादा है। अब बताइए इस समय घोड़ा था कि नहीं था, घुड़दौड़ होता था कि नहीं होता था, रथदौड़ था कि नहीं था, तो इस समय घुड़दौड़ भी है, रथदौड़ भी है, यानी गाय भी आपका इसमें पशु है। अब इसमें ध्यान देना है, भोजन में आपका दोनों प्रकार के भोजन, आपका शाकाहारी भी, ध्यान दीजिएगा, भोजन में आपका शाकाहारी भी और इसमें मांसाहारी भी, दोनों प्रकार का आपका जो है भोजन इस समय लोग करते थे। अगर भोजन की बात हम लोग देख लिए, इसके बाद हम लोग अगर वस्त्र की बात करें तो वस्त्र जो हम लोग आज देख रहे हैं तो इसमें वस्त्र भी आपका सूती और ऊनी दोनों टाइप के वस्त्र था। इसमें कई प्रकार के वस्त्र हम लोग देखेंगे, अधिवास था, वास था, ये सब यानी ऊपर पहनने वाला, नीचे पहनने वाला, कई प्रकार के जो है वस्त्र का चर्चा मिला है। तो इस समय वस्त्र भी आपका था। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद हम लोग देखें इसमें मनोरंजन, कि मनोरंजन था कि नहीं था, तो बताइए मनोरंजन में हम लोग देखेंगे संगीत, गीत संगीत, तो इस समय गीत संगीत था कि नहीं था, तो ऋग वैदिक में जहां पर जो है मनुष्य रहेगा वहां गीत संगीत होना क्या है, अनिवार्य है। तो इस समय आपका गीत संगीत भी था, घोड़दौड़ रथ दौड़ भी था जो अभी हम लोग देखे। इसके बाद हम लोग इसमें कहें तो आपका पासा का भी खेल लोग खेलता था, जैसे आज जैसा डिजिटल पासा नहीं, उस समय का जो है पासा उसी समय के जैसा आपका प्राचीन काल का जो है पासा, जैसे हम लोग गोटी वगैरह सब देखते हैं उस समय पासा का खेल था। तो यह आपके पूरे जो है सामाजिक जीवन को है हम लोग इसको देखते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद जो है इस समय का कृषि कार्य कैसा था, यानी बताइए इस समय कृषि था कि नहीं था, तो इसको ध्यान देना है। तो अभी आप लोग ध्यान दीजिए, अभी इसमें ध्यान दीजिएगा, कृषि का मतलब क्या, इस समय बताइए खेती होता था कि नहीं होता था, कृषि था कि नहीं था, तो बताइएगा कृषि का मतलब क्या है, खेती करना। बताइए इस समय जो समाज है वह घुमंतु समाज है, एक जगह अस्थाई समाज नहीं है, और एक जगह अस्थाई समाज नहीं है, तो बताइए यह कृषि करेगा कि नहीं करेगा, तो कृषि पर उतना बल नहीं देगा। पशु पालक समाज है, यानी पशुओं को चराना, उसी को जो है दूध खाना, मांस खाना इत्यादि पर समाज जो है निर्भर है। इस समय का समाज कैसा है, कृषि प्रधान नहीं, पशु पालक समाज है। तो इसमें कृषि में फिर भी हम लोग कुछ इसमें जो है आपका कृषि का जो है कुछ हम लोग इसमें देखते हैं, कई जगह पर इसमें चर्चा किया गया है। तो पहला इसमें ज्यादा चर्चा जो आपका मिलता है वह जौ का चर्चा मिलता है, यानी जौ को यब कहते हैं, यब मतलब जौ कहते हैं, यानी यब यानी जौ का चर्चा मिलता है। उसके बाद इसमें गोधूम का चर्चा मिलता है, यानी गोधूम को हम लोग कहें तो गोधूम मतलब होता है आपका गेहूं, गोधूम का मतलब गेहूं होता है। और इसके बाद हम लोग ध्यान देंगे इसमें, तो यह इसके बाद आपका धान्य का चर्चा मिलता है, यानी धान्य मतलब आपका क्या होता है, तो धान होता है। धान मतलब आपका क्या होता है, तो इसमें धान होता है। तो गेहूं, धान और आपका हो गया यह जौ इत्यादि इस समय का जो है प्रमुख क्या है, फसल है। इसके बाद आपका ब्रीही का भी चर्चा मिलता है, जिसको हम लोग चावल कहेंगे, ब्रीही, महाब्रीही। तो कई प्रकार के यहाँ आपका कृषि में भी यहाँ पर देखना है। तो अब जो है यह आपका हम लोग वैदिक सभ्यता का आज जो है पूरे इसके बेसिक कंसेप्ट को आज हम लोग इसमें क्या किए हैं, आज इसको हम लोग देखे हैं। और यह जो आपका वैदिक सभ्यता है आपका, इसमें आगे भी इसको हम लोग ध्यान दीजिएगा, आगे भी इसमें हम लोग कंटिन्यू इसका क्लास जो है अभी करेंगे। और आज आपका जो है वैदिक सभ्यता का कंसेप्ट आपके अंदर जो है विकसित हुआ होगा। तो अब जो है पूरे चीज को एक बार जो है हम लोग इसको तेजी से फिर एक बार रिवाइज करते हैं। और जो भी स्टूडेंट जो जुड़े हुए हैं या जो नहीं भी जुड़े हैं उनको जो है आप लोग वीडियो के लिंक को उनके तक पहुंचा दीजिएगा, ताकि वो भी आप जुड़ करके पढ़ सके। और कंपटीशन का जो बैच आपका है ये रेगुलर आपका चलेगा। और यह जीके जीएस में हम लोग हिस्ट्री को आगे भी हम लोग बढ़ाएंगे, और इसको 2-3 करीब आपका 3-4 पार्ट में इस पूरे वैदिक काल को हम लोग खत्म करेंगे। और इसके बाद हम लोग आगे, तो चलिए इसमें अभी तेजी से इस पूरे बात को एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले बताइएगा, ऋग वैदिक जो यह आपका काल है, ऋग वैदिक काल की अगर हम लोग बात करें तो ऋग वैदिक काल का शुरुआत आपका कहां से है, तो यह आपका है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के। ऐसे जनरली आपका इसमें इतिहास में ज्यादा डेट हम नहीं बताते हैं, लेकिन इसमें आपका डेट जो है जरूरी था। तो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक इसको हम लोग ऋग वैदिक काल कहते हैं। अब इसमें ध्यान देना है कि यह जो आपका ऋग वैदिक है इसको लिखा गया है किसके आधार पर, तो वेद के आधार पर। इसको लिखा गया इतिहास वेद के आधार पर। और हमने बताया कि इतिहास लिखने का 2 स्रोत,
एक आपका साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक का मतलब जो खनन के द्वारा पृथ्वी के अंदर से जो निकलता है और कार्बन 14 पद्धति से जिसको चेक करते हैं, उम्र ज्ञात करते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। साहित्यिक स्रोत का मतलब जो ग्रंथ के आधार पर, यानी जो हम लोग लिखते हैं, जो वेद के आधार पर जो लिखते हैं, यानी जो किताब के आधार पर जो लिखते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो साहित्यिक स्रोत कहते हैं। इसको हम लोग देख लिए। इसके बाद हम लोग देखे कि इसका जो था, हम लोग सिंधु घाटी के बाद हम लोग अगर वैदिक की बात करें तो सबसे पहले हड़प्पा, हड़प्पा की बात वैदिक करें तो दोनों में काफी डिफरेंस है। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे कंप्लीट रूप से यह आपका शहरी जीवन था, यानी नगरीय सभ्यता था, प्रथम नगरीय सभ्यता था। लेकिन वैदिक सभ्यता है यह आपका ग्रामीण सभ्यता है। और इसमें डिफरेंस आपको बताएं कि बताइए यहाँ पक्का मकान होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पक्का मकान नहीं होगा। यहाँ बताइए आपका सड़क कैसा होगा, तो यहाँ सड़क का भी डेवलपमेंट नहीं होगा। यहाँ पर जो है लोग कृषि कार्य करेंगे तो उतना कृषि कार्य डेवलप नहीं है, यहाँ पशुपालक समाज है। तो अभी हम लोग इस सब चीज को देख लिए। अब इसके क्षेत्र को हम लोग देखें तो बताइए इनके क्षेत्र को क्या कहते हैं, सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश का मतलब है 7 नदियों का क्षेत्र, जिसमें हम लोग अभी देखे सिंधु, उसके बाद झेलम, उसके बाद चिनाब, उसके बाद रावी, उसके बाद ब्यास, तब सतलज। उसके बाद हम लोग इसमें देख लिए सरस्वती नदी। अब इसमें ध्यान देना है कि इसमें जो है ऋग वैदिक कालीन जो है नाम पूछेगा तो सिंधु का सिंधु ही नाम है। इसके बाद हम लोग अभी देख लिए सिंधु के बाद झेलम तो बितस्ता, झेलम के बाद हम लोग देख लिए चिनाब, तो इसमें ध्यान दीजिएगा चिनाब हो गया अस्किनी, और रावी तब परुष्णी। उसके बाद हम लोग सरस्वती को क्या बोल दिए, घग्घर नदी। तो ये सब इसका ऋग वैदिक कालीन जो है आपका इनाम भी क्लियर हो गया, एग्जाम में आपका पूछेगा। इसके बाद हम लोग देखें कि इस समय जो है वेद कितना है, तो 4 है, ऋग्वेद, उसके बाद हम लोग देखें यजुर्वेद, सामवेद, इसके बाद आपका क्या है, सामवेद के बाद अथर्ववेद। और हम लोग देखें कि इस ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो 10 मंडल, और 10 मंडल उसके बाद सूक्त हम लोग देख लिए 1028 सूक्त। अब इसमें हम लोग देखें कि पहला और 10वां मंडल को क्या कहा गया है, छेपक मंडल, यानी छेपक कहा गया है, यानी इसको बाद में जोड़ा गया है। और सबसे छोटा मंडल की बात करें तो वह आपका सेकंड मंडल यानी दूसरा मंडल है। तो इतना बात आपका क्लियर है। इसके बाद हम लोग अभी देखें कि गायत्री मंत्र का चर्चा किस मंडल में है, तो तीसरा मंडल में। चौथा मंडल में किस चीज का चर्चा है, तो कृषि कार्य का वर्णन किया गया है। इसके बाद हम लोग इसमें देखें, आगे हम लोग देखें तो हम लोग इसमें देख लिए चौथा के बाद आगे हम लोग 7वां मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन किया गया है, 10 राजाओं का युद्ध, जो अभी हम लोग उसके बारे में चर्चा किए। इसके बाद हम लोग 9वां मंडल को देखें तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, 9वां मंडल में हम लोग इसमें देखें तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोम मंडल कहते हैं। इसमें सोम रस का वर्णन किया गया है, जो पेड़ से निकलने वाला एक क्या है, पेय पदार्थ है। तो इसको हम लोग देख लिए सोम रस। और 10वें मंडल जो है आपका, यह 10वें मंडल में पहली बार शूद्र शब्द का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। तो यहां से आपका क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले शूद्र शब्द का वर्णन कहां मिलता है, तो किस मंडल में, तो 10वें मंडल में। तो यह आपका हम लोग देख लिए। अब इसमें एक अभी हम लोग इसके कहानी को थोड़ा सा आपको सुना देते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, जो अभी नियोग प्रथा हम बता रहे थे, इसमें एक कहानी को जो है महाभारत से थोड़ा सा हम जोड़ करके आपको सुनाते हैं। और हम चाह रहे हैं कि इसमें जो है आपका जो है काफी इंटरेस्ट भी आपका ये कहानी सुन करके आएगा। आपका ध्यान दीजिएगा, एक राजा है इस समय हस्तिनापुर का, आपका जो राजा है भारत में आपका इस समय एक क्षेत्र है आपका हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र इसको कहते हैं हस्तिनापुर। और इस हस्तिनापुर का जो है आपका राजा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हस्तिनापुर का एक राजा है जिसका नाम है शांतनु। और इस शांतनु जो राजा है, ध्यान दीजिएगा, इस राजा का नाम क्या है, शांतनु। और ये राजा है, इसका विवाह जो होता है, इसकी पत्नी जो है, इसके पत्नी का नाम है गंगा। तो इसका विवाह किनसे होता है, तो गंगा से इसका क्या होता है, विवाह होता है। और गंगा से जब विवाह होता है तो कुछ दिनों के बाद इसका एक पुत्र जन्म लेता है। इसका कई पुत्र है, लेकिन इसका एक मेन पुत्र आपका है, इसमें ध्यान रखना है। इस पुत्र का नाम क्या है आपका, इन पुत्र का नाम जो है आपका क्या है, देवव्रत। इनका पुत्र का नाम है देवव्रत। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, कुछ दिनों के बाद जो शांतनु की जो पत्नी है गंगा, यह जो गंगा है उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, यानी मर जाती है। तो मरने के बाद यही गंगा नदी में इसको क्या कर दिया जाता है, प्रवाहित कर दिया जाता है। और प्रवाहित करने के बाद जब शांतनु का पत्नी गंगा मर जाती है तो यह जो शांतनु है बहुत उदास रहने लगता है। और यह गंगा नदी के जाकर के किनार पर जहां पर उसका दाह संस्कार किया गया था,
वहां पर जाकर के जो है पूरा उदास रहता है। और उससे जो है इनका मानना है कि हमारी पत्नी जो है गंगा में आती है और हमसे जो है बात करती है, और यहीं पर जाकर के यह उदास होकर के बैठा रहता है और उसमें जो है उससे अपनी पत्नी से यह बात करता है, इसका यह मान्यता है। अब इसमें क्या होता है कि जब इसका पुत्र देवव्रत को ये बात पता चला कि हमारे पिताजी जो है माता के मर जाने के बाद बहुत उदास रहते हैं, और इसको पता चला तो ये कारण पता लगाने लगा। और इसी जगह पर एक जो है, ध्यान दीजिएगा, इसी जगह पर आपका जो है यहीं पर एक मलाह यानी जिसको मछुआरा कहते हैं, और यहाँ पर जो है सत्यवती एक नाम की जो है मछुआरा की एक बेटी रहती है, जो है यहाँ मछली उछली मारने के लिए यहाँ पर जो मछुआरा होता है उसका एक बेटी है जिसका नाम है सत्यवती। और धीरे धीरे सत्यवती से इसका जो है शांतनु का बातचीत होता है, और धीरे धीरे यह शांतनु जो है सत्यवती को पसंद करने लगता है, उसको जो है लाइक करने लगता है। अब जो है यह उससे विवाह करना चाहता है। शांतनु जो है यह सत्यवती से पुनः क्या करना चाहता है, विवाह करना चाहता है। लेकिन जो है यह विवाह करने से जो है उस समय का कई जो है आपका आगे इतिहास में पढ़ाएंगे कि आपका पूरे इसमें देखेंगे 16 संस्कार के बारे में पढ़ना है, और उस संस्कार में से आपका एक संस्कार है जिसको हम लोग विवाह कहते हैं, और यह 15वां संस्कार है। इसके बाद जब आदमी का मृत्यु हो जाता है मनुष्य का, उसी को हम लोग कहते हैं दाह संस्कार यानी 16वां संस्कार। तो यह संस्कार आपका पूरा हो जाता है 16वां। उसी में कई आपका जब बच्चा जन्म लेता है, जब उसको भोजन खिलाया जाता है पहली बार, उसके बाद शिक्षा ग्रहण करता है, तो कई प्रकार के संस्कार की बात चलेगा। उसी में आपका एक संस्कार है जनेऊ संस्कार, जिसमें मनुष्य जो है जनेऊ धारण करता है। तो इसी संस्कार में अभी ध्यान दीजिएगा, इसमें एक है विवाह संस्कार। अब जो यह सत्यवती से विवाह करना चाहता है कौन, तो राजा यह आपका जो है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, अब इसमें जो है क्या होता है कि देवव्रत जो है, यह देवव्रत पता लगाना चाहता है कि आखिर हमारे जो पिताजी हैं वह उदास क्यों रहते हैं। तो अब देवव्रत पता लगाने के लिए चलता है, तो यहाँ जो है पता इसको चलता है कि पिताजी हमारे विवाह करना चाहते हैं। अब बताओ उस समय का कैसा बेटा है कि अपना पिता के बारे में यह पता लगाता है, तो पता चलता है कि हमारे पिताजी जो है सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं। और इसी के लिए देवव्रत जो है सत्यवती के पिताजी के पास जाता है और बोलता है कि हमारे पिताजी जो हैं बहुत उदास रहते हैं, और आपकी बेटी जो सत्यवती है इससे विवाह करना चाहते हैं, आप विवाह क्या कीजिए, करवा दीजिए। तो इसके पिता जो है सत्यवती का, वह एकदम गुस्साते हैं, बोलते हैं कि बड़ा चालाक तू ही है, अब तुम्हारी जो है मां मर गई और पिता विवाह करेगा और इसका सौतेला जो संतान उत्पन्न होगा, और तुम जो है इसका संतान है, तुम राजा बनेगा, हमारा जो यहाँ पर जो है नाती जो होगा वह क्या बनेगा, उसका जो है देख रेख उतना बढ़िया से नहीं होगा। हमारी बेटी फिर एक दिन ये बूढ़ा हो चुका है, अब बूढ़ा होकर के जब मर जाएगा तो हमारी बेटी क्या बन जाएगी, विधवा बन जाएगी, और इससे यह विवाह करने से क्या कर देता है, इनकार कर देता है। और जब यह विवाह करने से इनकार कर देता है तो देवव्रत कहता है कि आखिर में राजा का ही प्रॉब्लम है ना, तो चलिए हम राजा आजीवन आज हम क्या करते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं कि आजीवन हम राजा नहीं बनेंगे। तो फिर कहते हैं इनके पिताजी कि फिर जो है ये चालाकी कर रहा है, अपने राजा नहीं बनेगा लेकिन शादी उदी करके इसका जो बच्चा होगा उसको राजा बना देगा। तो फिर देवव्रत कहता है कि चलिए बेटा भी मेरा राजा नहीं बनेगा, इसके लिए आजीवन हम शादी भी नहीं करेंगे। तो बताइए उस समय का जो है कहा जाता था, उस समय जो प्रतिज्ञा लेता था वह उस समय का प्रतिज्ञा लेना एकदम जो है उसको निभाना पड़ता था, ऐसा माना जाता है। तो यह देवव्रत उस समय का एकदम जो है प्रतिज्ञा लिया, और भीष्म प्रतिज्ञा लिया, इसी के कारण इसको फिर बाद में भीष्म कहा गया। आप जो भीष्म का जो नाम सुनते हैं महाभारत में, यही देवव्रत भीष्म का बाद में रूप लिया, और इसी को कहते हैं जो है भीष्म यह है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, तो यह प्रतिज्ञा लिया कि आजीवन मेरा बेटा भी राजा नहीं बनेगा, यानी मैं शादी ही नहीं करूंगा, और इस प्रकार अपने पिता का विवाह जो है सत्यवती से करवा देता है। और सत्यवती से विवाह करवाने के बाद अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इसका एक विचित्र वीर एक बेटा जन्म लेता है। इसका एक बेटा होता है जिसका नाम है विचित्र वीर। कहानी को बढ़िया से सुनिएगा। तो इसका एक बेटा जन्म लेता है जिसका नाम है विचित्र वीर। अब इस विचित्र वीर का शादी होता है, और वही शादी, इसका दो पत्नी है, अंबिका अंबालिका। इसका दो पति है, एक पत्नी का नाम है अंबिका और दूसरे पत्नी का नाम है अंबालिका। इसमें ध्यान दीजिएगा, अंबिका एक पत्नी का नाम है अंबालिका, और यही दो पत्नी इसका है अंबिका और अंबालिका। अब इस समय क्या होता है कि एक टीबी रोग के कारण क्षय रोग हो जाता है, जिससे जो है विचित्र वीर का क्या हो जाता है, इस समय मृत्यु हो जाता है। और बताइए इसका दो पत्नी है अंबिका और अंबालिका, इसका कोई संतान नहीं रहता है।
फिर वही दिक्कत शुरू हो जाता है। जिस प्रकार राजा का यहाँ कोई संतान नहीं है, अब इतने बड़े साम्राज्य को कैसे संभालेगा। तो उसी समय एक महिलाओं को अभी आपको समझा रहे थे, नियोग का अधिकार था, जिसको नियोग का मतलब होता है विधवा महिला पर पुरुष के साथ संबंध बना करके संतान की प्राप्ति कर सकती है। और यही अंबिका और अंबालिका जो है दूसरे पुरुष के साथ जब संबंध बना करके फिर यहाँ से पुत्र का क्या होता है, इसको प्राप्ति होता है। और यही कहा जाता है कि अंबिका जब संबंध बनाती है, अपनी आंख को उस समय बंद कर लेती है, तो यही आंख को जब बंद करती है तो यहाँ से धृतराष्ट्र का जन्म होता है। और यही जो है अंबालिका जो है, इस समय यह जो है इसका शरीर डर के मारे पीला हो जाता है, और पीला होने के कारण इसका कहा जाता है, इसका बेटा जो जन्म लेता है वह जो है आपका पांडु रोग से ग्रसित, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाता है, पांडु हो जाता है। तो यही आपका यहाँ से आपका कहानी धृतराष्ट्र का और पांडु का आगे महाभारत में कंटिन्यू फिर शुरू हो जाता है। तो चलिए आज आप लोग का इतिहास में हम लोग ऋग वैदिक कालीन हम लोग अभी फेज को देखें, और इसमें आप लोग को इसमें समझ भी आ रहा होगा, और धीरे धीरे पूरे इतिहास को हम एकदम पूरे समझाते हुए चलेंगे। और आप लोग को क्या करना है कि एक बार जो है लाइव में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, और उसके बाद फिर सेकंड बार आप वीडियो को देखिए, और वीडियो को रोक रोक करके आप जो है अपना शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। और कहा गया है कि आपके द्वारा बनाया हुआ नोट्स जो रहेगा वो बहुत ही बेहतरीन रहेगा, आपका माइंड जो है बहुत जल्द उसको एक्सेप्ट करेगा। और इसमें हम लोग जब चैप्टर खत्म होगा, इसके बाद जितने भी आज तक एग्जाम में एसएससी, एलडीसी, एमटीएस, आपका प्रीवियस जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, उस सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, और पूरे क्वेश्चन को हम लोग इसमें देखेंगे। तो अब इसके बाद हम लोग जब इसका चैप्टर खत्म करेंगे तो इसके क्वेश्चन को भी पूरे डिस्कस करेंगे। आप लोग को इतना ही करना है कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोग को आगे मित्र तक पूरे, जो अभी 2020 में एग्जाम दिए हैं, 2021 में जो पास हुए हैं, या जो पहले भी पास हो गए हैं, और पूरे आपका जो है इस लिंक को फैला दीजिए ताकि सभी दोस्त इसका फायदा उठा सके। और यूट्यूब पर बाबू आपका कोई पैसा लगता नहीं है, यूट्यूब पर आप लोग का एकदम बिल्कुल निःशुल्क क्लास चल रहा है। तो आप लोग इतना कीजिए कि वीडियो को एक बार जो है लाइक कर दीजिए, ताकि लाइक करने से हमारे अंदर जो है ऊर्जा का संप्रेषण होता है, और मेरे अंदर और जो है जोश और जुनून भर जाएगा, ताकि और जो है हम लोग पूरे जो है इसको जोश के साथ समझेंगे। तो चलिए आज भर हम लोग इतना ही रहेंगे, और आगे के क्लास में फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, और फिर आगे के वीडियो में आगे हम लोग इसको देखेंगे। तो यहाँ तक आज की क्लास यहीं तक आपका रहेगा, और आप लोग जो है वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए आज भर यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।